और कैसे हो आप सब। सो दैट इज हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। छोटा सा और बहुत सिंपल सा टॉपिक है और कुछ फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के, लाइक ऑर्गेनिक एसिड, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, वो मतलब एवरी 2 years में रिपीट हुआ है। ठीक है, और एक चीज फॉर डेफिनेटली बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट करोगे किसी भी टॉपिक को तो आप लोग खुद करोगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझिए और सीधे सीधे एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ते जाइए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और एनसीईआरटी हमें इसको टोटल 6 सब टॉपिक्स में कंप्लीट कराती है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। ओके, सो एक एक टॉपिक्स को हम लेते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज सिंपल सा। यदि हम माइक्रोब्स की बात करते हैं, तो माइक्रोब्स यानी जो सिंपल मतलब नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। यही होती है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनीज को आप नेकेड आई से देख सकते हो, आप बैक्टीरियल कॉलोनी को या फंगल कॉलोनी को नेकेड आई से देख सकते हो, बट एक सिंगल माइक्रोब्स को आप सोचो, एक सिंगल बैक्टीरियल सेल को देख पाओ तो वो नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हम यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो जब हम माइक्रोब्स की बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तब वहां कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज ए पैथोजन देखते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। इस टॉपिक में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बेनिफिशियल एक्टिविटी को कंसिडर करना है। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है, तो सबसे पहले बनने वाले इवोल्यूशनरी प्रोसेस में सबसे पहले बनने वाले वही थे। आज से 3.5 बिलियन ईयर अगो ये बैक्टीरियाज बन गए थे और ऑलमोस्ट अर्थ के हर एरिया में है। और उसमें हमने आर्की बैक्टीरिया को क्लियरली देखा है, वो एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में भी अपने आप को रहने लायक बनाए। उन्होंने अपने आप को एक्सट्रीम हार्श कंडीशन लाइक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या हॉट स्प्रिंग में या क्वाइट एसिडिक एनवायरमेंट, कहीं पे भी सॉल्टी कंडीशन में वो रह सकते हैं। माइक्रोब्स की बात की जाए तो माइक्रोब्स में हम प्रोटोजोआ को इंक्लूड करेंगे जो कि यूनिसेलर यूकैरियोट्स है, बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स है, फंजाई जो कि यूनिसेलर यूकैरियोट्स है। कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को भी हम कंसिडर करेंगे, वायरस, वीरियॉइड्स एंड प्रियॉन्स, ये जो हैं नॉन सेलुलर हैं बट इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम बैक्टीरिया और फंजाइस को हम न्यूट्रिटिव मीडिया में कल्चर कर सकते हैं। न्यूट्रिटिव मीडिया यानी पोषक माध्यम में कल्चर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रिटिव मीडिया दैट इज संवर्धन माध्यम में हम इसे संवर्धित दैट इज कल्चर कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं, जनरली हम अगर का पाउडर लेते हैं और उस यदि हम फंजाई ग्रो कराना चाह रहे हैं या बैक्टीरिया ग्रो कल्चर करना चाह रहे हैं, तो उनको बैक्टीरिया या फंजाई को जो भी रिक्वायरमेंट है, जिन भी न्यूट्रिशन की सब रिक्वायरमेंट है, वो हम अगर में मिक्स कर देते हैं और पानी से इसका एक सेमी सॉलिड मीडियम बना देते हैं। फिर इसमें आप बैक्टीरिया को रख दोगे तो इसको सारे पोषक तत्व दैट इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इसकी सारी पूरी हो रही है, वो इनको एब्जॉर्ब करेगा और बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस होकर के अपनी कॉलोनीज को प्रोड्यूस कर लेगा, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। और इसी तरीके से न्यूट्रिटिव मीडिया में हम फंजाई को भी कल्चर कर सकते हैं। लेकिन वायरसेस क्योंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, तो और ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, हम उन्हें न्यूट्रिटिव मीडिया में कल्चर नहीं कर सकते। उनके लिए उनके स्पेसिफिक उनको कल्चर किया जा सकता है, लेकिन न्यूट्रिटिव मीडिया में कल्चर नहीं कर सकते कि अगर वाला जो इनके लिए यूज किया, उनके लिए उनकी स्पेसिफिक होस्ट टिश्यू को रखना पड़ता है। ओके, तो वायरसेस को न्यूट्रिटिव मीडिया में कल्चर नहीं किया जा सकता। अब एनसीईआरटी कुछ इमेजेस शो करती है, तो ये बैक्टीरियाज है, इसमें रॉड शेप बैक्टीरिया दैट इज बेसिलस बैक्टीरिया हुए, ये जो है स्फेरिकल दैट इज कोकस बैक्टीरिया हुआ है, और ये रॉड शेप बैक्टीरिया जिसमें आप फ्लैजिलम को देख पा रहे हो। बैक्टीरियाज में सीलिया नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया नहीं होते हैं, ओनली फ्लैजिला होते हैं जो कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफर करते हैं। प्रोकैरियोटिक के जो फ्लैजिला होते हैं वो बेसल बॉडी दैट इज जो रॉड एंड रिंग्स की बनी है, इसके अलावा हुक और फिलामेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर हम देखें जो मतलब
एनसीईआरटी में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इसको बात करेंगे। दैट इज ये बैक्टीरियोफेग है, दैट इज बैक्टीरिया ईटर वायरस है। इसका जो हेड है उसमें इकोसाहेड्रल सिमेट्री है, और ये एडिनो वायरस है, इसमें भी आपको इकोसाहेड्रल सिमेट्री देखने को मिल रही है। ये टीएमवी वायरस है जो कि रॉड शेप होते हैं और जिनमें कैप्सिड जो है स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियल और फंगल कॉलोनी देखी। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आपको एक कर्ड फॉर्मेशन को समझना है। दूसरा, फिर आपको कर्ड फॉर्मेशन के बाद आपको इडली एंड डोसा बैटर, डोसा, ठीक है, इसके जो बैटर बनते हैं, जो घोल बनते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। फिर साउथ इंडिया में एक प्रोबायोटिक ड्रिंक प्रिपेयर की जाती है जिसे ताड़ी या टॉडी बोला जाता है, उसकी बात करेंगे। और इसके अलावा चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। इन 4 चीज़ों को एनसीईआरटी हमें पढ़ाती है। तो अब सबसे पहले यदि हम कर्ड की बात करते हैं, दही की बात करते हैं, तो आप घर में भी देखते हो कि दही जमाया जाता है। हम क्या करते हैं, मिल्क लेते हैं और इस मिल्क में हम 1 चम्मच दही डाल देते हैं। यहाँ पर 1 चम्मच दही जो है वो एक इनोकुलम का काम करता है, स्टार्टर का काम करता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो दही है इसमें कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो मिल्क शुगर है, दैट इज लैक्टोज है, जो लैक्टोज है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। लैक्टिक एसिड के बनने के कारण पीएच क्या हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक पीएच में जो मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन कौन सा है, दैट इज केसिन, ठीक है, वो कोगुलेट हो जाएगा। तो दूध आपको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है, दही जो है सेमी सॉलिड जमा हुआ दिखाई देता है। तो एक्चुअली उसका कारण यही है, लैक्टोज कन्वर्ट हुआ लैक्टिक एसिड बनने के कारण मिल्क का पीएच डिक्रीज हुआ, जिसके कारण मिल्क में प्रेजेंट केसिन प्रोटीन जो है कोगुलेट हो गया और इस तरीके से दही जम जाता है। ये अब हम यहाँ पर कर्ड वर्सेस योगर्ट की बात करें, कर्ड वर्सेस योगर्ट। तो योगर्ट जो है, जो मार्केट में दही मिलता है उसको हम योगर्ट कहते हैं। कर्ड में जनरली लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज ही होते हैं। और जबकि यहाँ पर आप देखोगे, यदि योगर्ट को देखोगे तो वो ज़्यादा स्मूथनेस एक ज़्यादा अच्छी सी कंसिस्टेंसी शो करता है। मार्केट में जब कमर्शियल प्रोडक्शन योगर्ट का किया जाता है तो इसमें स्पेसिफिकली 2 स्ट्रेन को चूज किया गया है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, लिख लेना आप साथ में, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, ठीक है। 2 बैक्टीरियल स्ट्रेन मार्केट में यूज की जाती है दही बनाने के लिए। एक हो गया स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और दूसरा होता है लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस। ये 2 स्ट्रेन योगर्ट बनाने में की जाती है, जबकि कर्ड में ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मेनली जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं। अब यहाँ पर हमने इसको LAB बोला है, जो कि मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा है बेटा, आपको मालूम ही है, दैट इज लैक्टोज से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन, एसिडिक एनवायरमेंट हुआ, केसिन जो है कोआगुलेट हो गया, दही जम गया। दही में यदि दही जो है मिल्क के कंपैरिजन में बेटर होता है, क्योंकि जब दूध के कंपैरिजन में दही में विटामिन B12 ज़्यादा होता है, और दही जो है प्रोबायोटिक हो गया, इसमें बैक्टीरियाज हैं, ये एंटागोनिस्टिक बैक्टीरिया है। ये जैसे जब हम खाते हैं तो डेफिनेटली जो स्टमक का जो पीएच है उसमें से बहुत सारे जो दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो खत्म होते हैं, लेकिन जब वो मतलब कुछ तो बचते ही हैं, तो वो जो है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनको किल कर देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं जब किसी को डायरिया या लूज मोशन होता है तो उनको दही चावल या खिचड़ी और दही खिलाया जाता है। तो खिचड़ी जो है बिल्कुल हल्की हो जाती है, डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए खिचड़ी। और दही इसलिए क्योंकि वो प्रोबायोटिक है, जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट पैथोजेनिक दैट इज रोग प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया है उनको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो दही में B12 ज़्यादा होता है, एज वेल एज उसमें वो प्रोबायोटिक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं उनको एंटागोनिस्टिक इफेक्ट से खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने देखा। तो हमने कर्ड वर्सेस योगर्ट को भी समझा। कर्ड में कोई स्पेसिफिक स्ट्रेन नहीं है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, जबकि योगर्ट बनाने में कमर्शियली जब दही का प्रोडक्शन कराया जाता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस स्ट्रेन को चूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया दही का किस्सा, ठीक है। अब हाँ, एक चीज और देखो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में मैंने एक बोला लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस और दूसरा मैंने बोला स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो यहाँ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में आप देख रहे हो रॉड शेप बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जो है वो रॉड शेप होता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो स्फेरिकल बैक्टीरिया है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में सारे रॉड शेप नहीं होते। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो ग्रुप है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, इडली डोसा की बात करते हैं। तो इडली डोसा का जो बैटर होता है दैट इज घोल होता है, उसमें एक्चुअली एक मतलब यहाँ पर जैसे ये हम इडली डोसा बनाया जाता है तो उसके लिए चावल और उड़द की दाल को मिक्स करके पीसा जाता है और उसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो ये जो एयर है और जो दाल है उसके सरफेस पर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो इस घोल पे ग्रो करते हैं और इसको फर्मेंट करते हैं। रिजल्टेंट CO2 का प्रोडक्शन होता है जिसके कारण इसमें पफीनेस आती है। ठीक है, तो यहाँ कुछ यीस्ट भी ग्रो कर रहे हैं जो CO2 का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसके कारण इडली डोसा का बैटर जो है पफी हो जा रहा है, फूल जा रहा है। और इसके अलावा जो आप इडली डोसा में एक कैरेक्टरिस्टिक खट्टापन जो होता है वो ल्यूकोनॉस्टॉक मिजेंट्रॉइडिस इस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बेसिकली दैट इज पफीनेस भी आ रही है उसमें, और आप देख रहे हो उसका एक फ्लेवर आ जाता है, इडली डोसा के घोल में एक फ्लेवर आ जाता है, वो ल्यूकोनॉस्टिक मिजेंट्रॉइडिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो ओवरनाइट कभी भी आपने देखा होगा कि आपके घर में मम्मी यदि इडली डोसा बना रही है तो जैसी चावल और उड़द की दाल को पीसा जाता है वैसी इडली नहीं, उसको ओवरनाइट छोड़ा जाता है। दैट मीन्स इस घोल को फर्मेंटेशन के लिए छोड़ा जाता है। और यहाँ पर फर्मेंटेशन के लिए जो कुछ हम डालते नहीं, जैसे वहां तो हमने दूध में 1 चम्मच दही डाला था, ये जो है हवा में ये माइक्रोब्स हैं। इसके अलावा दाल की सरफेस पर माइक्रोब्स हैं, वो जो है या चावल की सरफेस पर जो माइक्रोब्स हैं वही जो है उनको खाने पीने की चीज मिल गई, वो बाइनरी फिशन करेंगे, अपनी काफी सारी संख्या बढ़ाएंगे और इस तरीके से इस घोल को फर्मेंट कर देंगे। ठीक है, ये चीज हम देखते हैं। हाँ, यहां पर सिंपल है, किसका पूछ रहा है ये इडली डोसा। CO2 का प्रोडक्शन यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के कारण CO2 का प्रोडक्शन होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कोई CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता। वहां हम क्या देखते हैं, ग्लूकोज जो है किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। और इससे हम 2 टाइप का फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन इन प्लांट में हमने पढ़ा है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये पायरुविक एसिड है पहले एसिटल्डिहाइड में चेंज होता है, और फिर एसिटल्डिहाइड जो है इथाइल अल्कोहल में चेंज होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है तो CO2 निकलता है, तो पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन के कारण एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज होता है, और ये एसिटल्डिहाइड जो है वो इथाइल अल्कोहल में चेंज होता है। यह अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज जिसका जिंक जो है मेटल आयन एक्टिवेटर के रूप में काम करता है, तो ये अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज जो है एसिटल्डिहाइड को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। और जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में चेंज होता है और एंजाइम जो होता है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये चीज। अब इसके अलावा ये इसके अलावा आप देखते हो हाउस होल्ड प्रोडक्ट पे आप ब्रेड बनाने के लिए ये सैक्रोमाइसिस सर्विसी यूज करते हो। तो ब्रेड तो आप देख रहे हो ये बिल्कुल स्पॉन्जी होती है, इसमें एयर होल्स दिखाई दे रहे हैं, वो एयर के एंट्रैप हो जाने के या एयर के यहाँ प्रेजेंस हो जाने के कारण ये इस तरीके से ये होल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे भी सैक्रोमाइसिस सर्विसेज जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के रिजल्टेंट CO2 का प्रोडक्शन होता है, और यही जो गैस है घोल में बीच में इंट्रैप हो जाती है, और जब इसको बेक किया जाता है तो इस तरीके से स्पॉन्जी ब्रेड या केक या पेस्ट्री हमें मिलती है। ठीक है, तो ब्रेड के लिए आप क्या देखते हो, दैट इज आप यीस्ट यूज करते हो, और यीस्ट कौन सा, दैट इज बेकर यीस्ट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी। जब अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए आप इस सैक्रोमाइसिस सर्विसी को यूज करोगे तो हम उसको क्या कहेंगे, ब्रीवर यीस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेकर यीस्ट यूज किया जिसने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के रिजल्ट एंड CO2 का प्रोडक्शन किया, जिसके कारण बैटर जो है या जो ब्रेड बनाने के लिए जो आटा घोला गया था वो पफी हो जाता है, फूल जाता है, और जिसके कारण स्पॉन्जी ब्रेड या बेक केक्स बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद टॉडी जो है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि स्पेशली सदर्न इंडिया में बनाया जाता है, और ये
पाम, जैसे पाम है, जैसे नारियल है, नारियल की पत्ती को आप काटोगे तो उससे जो जूस निकलेगा, ठीक है, सेप निकलेगा, उसका फर्मेंटेशन कराया जाता है, ठीक है। तो टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है एंड एज वेल एज टॉडी जो है एक प्रोबायोटिक ड्रिंक भी है। क्योंकि प्रोबायोटिक ड्रिंक, क्योंकि इसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दो टर्म यूज करते हैं। प्रोबायोटिक में लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, प्रीबायोटिक चीज यानी जो बैक्टीरियल ग्रोथ को सपोर्ट करेगी, ठीक है, लाइफ फॉर्म की ग्रोथ को सपोर्ट करेगी, वो प्रीबायोटिक होती है। और जिसमें लाइव जिंदा बैक्टीरियाज होते हैं उन या माइक्रोब्स होते हैं उनको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। तो टॉडी इज अ प्रोबायोटिक ड्रिंक। साथ में ये अल्कोहलिक ड्रिंक है, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनती है। आप देखोगे इसमें 6 to 8% तक का अल्कोहल होता है और इसमें लाइव बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक प्रोबायोटिक ड्रिंक के रूप में भी यूज होती है, ठीक है। और ये किससे बन रही है? पाम, आपने नारियल का पेड़ देखा होगा, तो नारियल की पेड़ जैसी पत्ती, मोनोकॉट प्लांट है ये, तो इनकी जैसे पत्तियां हैं, इनको कट करेंगे तो जो सेप निकलेगा उसके फर्मेंटेशन से ये टॉडी को बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं जैसे आप चाइना और इवन नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, फिशेस, तो वहां पे फिशेस, सोयाबीन, बैम्बू शूट को भी फर्मेंट किया जाता है और उससे डिफरेंट टाइप की डेलिकेसीज को बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं चीज की। तो चीज जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड, ठीक है। तो चीज आप कई टाइप का देखते हो, हम अभी देखेंगे, दैट इज चेडार चीज होता है, मोज़रेला जो कि पिज्जा में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा रोकफर्टी चीज होता है, इसके अलावा शर्मानी चीज होता है। इस तरीके से कई सारे चीज होते हैं। स्विस चीज होता है जो कि प्रोपियनो बैक्टीरियम शर्मानी जिसको बैक्टीरिया को यूज किया जाता है उसे बनाने में। तो चीज जो है दैट इज, ये भी क्या है, माइक्रोब्स को यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला, स्विस चीज बोला, रॉकफर्टी चीज बोला, मोज़रेला बोला, इसके अलावा कैम्बर्टी चीज होता है। तो कई डिफरेंट टाइप के चीज होते हैं और ये है सब चीज, लेकिन उनका टेस्ट फ्लेवर अलग अलग है बिकॉज डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं। चीज को किससे बनाया जाता है? मिल्क से, ठीक है। उसमें भी दैट इज मतलब मिल्क से ही इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, दिखने में भी अलग दिखाई देगा, फ्लेवर भी अलग होगा, टेस्ट भी अलग होगा। एंड द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स, कौन सा माइक्रोब्स यूज किया जा रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं, एक एक करके देखते जाएंगे, ठीक है। यहां पर देखो, स्विस चीज है, उसमें लार्ज होल्स होते हैं, लार्ज होल्स होते हैं और वहां के लिए प्रोपियोनियो बैक्टीरियम शर्मानी बैक्टीरिया यूज किया जाता। रॉकफर्टी चीज जो है उसके लिए फंजाई यूज किया जाता, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ठीक है। और इन मतलब ये देखो, रॉकफोर्ट चीज जो है माइक्रोब्स दूसरा है, पेनिसिलियम है, उसमें क्या है, वो प्रोपियोनियो बैक्टीरियम शर्मानी है। तो वो दोनों अलग ढंग से फर्मेंट करेंगे जिसके कारण एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर टेक्सचर देखने को मिलेगा। स्विस चीज आप इसमें देखो, लार्ज होल है क्योंकि फर्मेंट जब प्रोपियोनियो बैक्टीरियम शर्मानी यूज किया जाता है स्विस चीज बनाने में, और ये प्रोपियोनो बैक्टीरियम शर्मानी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 का प्रोडक्शन करता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, जिससे चीज में आपको ये लार्ज एयर होल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। देन रॉकफर्टी चीज ये दिखाई दे रहा है, ये पेनिसिलियम रॉकफोर्टी यूज किया जाता है, ये फंजाई यूज किया जाता है। चेडार चीज के लिए लैक्टोबैसिलस जीनस को यूज किया जाता है, लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम, लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस हेल्वेटिकस, ये जो है लैक्टोबैसिलस यूज किया जाता है चेडार चीज के लिए। कैम्बर्टी चीज के लिए फंजाई पेनिसिलियम कैम्बर्टी यूज किया जाता है, जबकि मोज़रेला चीज के लिए लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो कि हम कहाँ पे यूज कर रहे थे, कर्ड बनाने में, योगर्ट बनाने में यूज कर रहे थे। तो ये मोज़रेला चीज है। तो मतलब डिफरेंट आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हो, रिजल्टेंट आप देखते हो कि दैट इज आपको डिफरेंट टाइप के चीज वगैरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता, डिफरेंट टेक्सचर फ्लेवर वाली चीज फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। ओके, अब तो चलिए, दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यदि हम देखें तो यहां पर हम देखते हैं इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग। बिवरेजेस, एंटीबायोटिक आर सम एग्जांपल, ठीक है। हमने घर में भी यूज किया, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स को बनाने में हमने घर में भी यूज किया, अब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी देख रहे हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज फर्मेंटेड बिवरेजेस में। तो फर्मेंटेड बिवरेजेस में हम सिंपल सा देखते हैं
कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन रोल प्ले करता है। और यहाँ जो माइक्रोब्स यूज किया जाता है वो यीस्ट है। और कौन सा यीस्ट है? यीस्ट क्या है? एस्कोमाइसिटिस यूनिसेलर यूकैरियोटिक फंजाई है, जो कि एस्कोमाइसिटिस में रखा गया है। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये भी समझा है कि उसको हमने यूनिसेलर होते हुए भी क्यों यीस्ट को हमने मल्टीसेलर फंजाई की एस्कोमाइसिटिस क्लास में रखा है। एक तो यीस्ट कोनेडिया का प्रोडक्शन करते हैं और यीस्ट जो है बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये बड्स बन रही है, ये जुड़ी रह जाती हैं, तो ये स्यूडोमाइसिलियम बनाता है, जिसके कारण हमने इसको मल्टीसेलर फंजाई किंगडम में रखा हुआ है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल बीवरेजेस में हमें एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को देखना है, जिसके थ्रू एल्कोहलिक ड्रिंक्स का प्रोडक्शन हम देखेंगे। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमने सिंपल सा देखा है, जैसे जो भी है ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये जो है फिर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये पूरी ग्लाइकोलिसिस है जो कि यीस्ट के कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। अल्टीमेटली पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड जो है फिर पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, अभी भी बात की थी हमने, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है उसको एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और इस प्रोसेस में CO2 निकलेगी। तो ये CO2 जो है बेकरी इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और इसके कारण हम सैक्रोमाइसिस सर्विसी, जो कि एक टाइप का यीस्ट है, उसको हम बेकर यीस्ट कहते हैं जब हम बेकरी में काम लेते हैं उसका। और यदि हम अल्कोहलिक ड्रिंक के प्रोडक्शन में इस सैक्रोमाइसिस सर्विसी का यूज कर रहे हैं तो हम इसे ब्रीवर यीस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये एसिटल्डिहाइड बना तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, जिंक आयन उसका मेटल आयन एक्टिवेटर है, जो कि एसिटल्डिहाइड को इथाइल अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर सिंपल है, इसके लिए हम देखते हैं फर्मेंटर लगाए जाते हैं, दैट इज बायोरिएक्टर लगाए जाते हैं। बायोरिएक्टर इसलिए लगाए जाते हैं जब कमर्शियल प्रोडक्शन करना है तो बायोरिएक्टर ये बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिसमें 1000 लीटर की कैपेसिटी होती है। इसमें आप रॉ मटेरियल भर दोगे तो जैसे सिंपल है, हम एल्कोहलिक ड्रिंक में देखेंगे तो वाइन जो है वो फ्रूट जूसेस से बनता है, बियर जो है वो बार्ली से बनती है। इसी तरीके से डिफरेंट, मतलब क्या रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है? आप सभी में यीस्ट यूज करोगे, एल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में आप यीस्ट ही यूज करोगे, लेकिन आप देखते हो वोदका है, विस्की है, या बियर है, या रम है, या वाइन है, तो इनका जो रॉ मटेरियल है, जैसे कि बार्ली बियर बनाने में यूज होती है, ठीक है, वाइन बनाने में फ्रूट्स यूज होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट रॉ मटेरियल होने के कारण डिफरेंट चीजें बनती है। साथ में इन सब एल्कोहलिक ड्रिंक में अल्कोहल का परसेंटेज भी वेरी करता है। हम ये बायोरिएक्टर्स या फर्मेंटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें क्या करवाना है, किससे काम करवाना है? सैक्रोमाइसिस सर्विसी, दैट इज ब्रीवर यीस्ट से काम करवाना है। तो ब्रीवर यीस्ट को किस माहौल में रहना पसंद है, वो पूरी कंडीशन, कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना ये तो एनारोबिक होता है ठीक है, क्या टेम्परेचर चाहिए, ये सारी चीजें हम फर्मेंटर या बायोरिएक्टर में मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज वाई ये बड़े बड़े वेसल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है। अब यहां पर हम देखते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसी को यूज कर रहे हैं, जिसको ब्रीवर यीस्ट बोल रहे हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन अभी जस्ट हमने देखा क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ग्राफ देखते हैं। यदि आप देखो तो ब्रांडी जो होता है वो फ्रूट जूस से बनता है, जिसमें 40 से 50%, इवन 60% तक का अल्कोहल होता है। विस्की जो है दैट इज सिरिल ग्रेन, वही बार्ली वगैरह से बनती है, और ये 40 से 55% होता है। रम जो होता है शुगर केन, दैट इज मोलासिस, जो जो शुगर केन को जब शुगर केन से जब शुगर निकाली जाती है तो जो ब्राउन कलर का पानी निकलता है ना, जिससे गुड़ बनाया जाता, वो मोलासिस कहलाता है। तो रम जो है उसमें भी 40 से 55%। वाइन जो है वो फ्रूट जूस से बनती है, मोस्टली बहुत सारी वाइन जो है ग्रेप्स, अंगूर से बनाई जाती है, जिसमें 10 to 20% के करीबन अल्कोहल होता है। और बियर जो होता है ये बार्ली से बनाई जाती है, जिसमें 4 to 8% होता है। जब हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था तो हमने जिब्रेलिन हार्मोन को पढ़ा था। तो जब यहाँ माल्टिंग प्रोसेस की जाती है, जैसे बियर बनाना है, माल्टिंग प्रोसेस की जा रही है, बार्ली के बीज लिए जाएंगे। आपको मालूम है जिब्रेलिन है वो क्या करता है? अब यहाँ हमने बार्ली के सीड लिए, ठीक है, बार्ली के सीड लिए, जौ बोलते हैं शायद तक, ज्वार बोलते हैं, ठीक है। उसको हम पानी में भिगाएंगे, जिससे सीड जर्मिनेशन के लिए उसको पानी में भिगाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को स्टीपिंग के नाम से जाना जाता है। फिर हम उसमें जिब्रेलिन स्प्रे कर देंगे, तो जिब्रेलिन क्या होगा, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा, उससे
वो अंकुरित हो जाएंगे बीज, फिर उसके बाद हम उसको ड्राई कर देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, उससे तो प्लांट निकल जाएगा। तो जर्मिनेशन कराया और उसके बाद उसको हम ड्राई कर देते हैं, फिर ये बायोरिएक्टर्स में हम उनका फर्मेंटेशन करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ वाइन और बियर जो है वो ये जो दो एल्कोहलिक ड्रिंक है वो अनडिस्टिलेटेड है, और जबकि बाकी जो है रम, विस्की, ब्रांडी, वोदका, ये सब जो है वो डिस्टिलेटेड हैं। तो यहाँ क्या होता है, डिस्टिलेशन, नॉन डिस्टिलेशन, अनडिस्टिलेशन। तो सिंपल है, जैसे ये यहाँ पर ये बनाया गया, दैट इज फर्मेंटेशन हुआ। अब आपको इसको डिस्टिलेशन करना है, तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ा देते हैं। अब जैसे यहाँ फर्मेंटेशन हुआ तो ये जो पूरा ब्रोथ है वो अनडिस्टिलेटेड है, तो बियर और वाइन इसी से ही मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे हमें बाकी के जो डिस्टिलेटेड ड्रिंक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे जिस पे अल्कोहल वेपर के रूप में आ जाता है। उस टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो इसमें जितनी भी अल्कोहल है वो वेपर के रूप में आएगी। ठीक है, वेपर के रूप में आएगी, तो यहाँ फिर हम कंडेंसर फिट कर देते हैं। ठीक है, जैसे पाइप जा रहा है, ये पाइप जा रहा है जिसमें वेपर फॉर्म में अल्कोहल है, इसके चारों ठंडा कूलिंग वाटर, कंडेंसर लगा देंगे जो कूलिंग वाटर को जिसमें प्रेजेंट होगा, तो ये वेपर को किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर हम सिर्फ अल्कोहल, यहाँ तो सब चीज़ें हैं, केवल मतलब जो अनडिस्टिलेटेड अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं जैसे कि वाइन एंड बियर, वहाँ पर सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जब डिस्टिलेटेड ड्रिंक की बात करोगे तो वो मेनली अल्कोहल ही होते हैं। ओके, सो ये होता है अंतर डिस्टिलेटेड और अनडिस्टिलेटेड। डिस्टिलेशन किया जाता है तो दैट इज, जिस चीज़ का भी डिस्टिलेशन किया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे उसको गर्म किया जाता है। ठीक है, मेल्टिंग नहीं होगा, कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे उसको गर्म किया जाता है जिससे कि वो वेपर के फॉर्म में आ जाता है, फिर कंडेंसर उसको कूल करके वापस लिक्विड स्टेट में लेकर के आ जाता है। अब इसके बाद एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन की बात करें तो एंटीबायोटिक्स हमें बैक्टीरियाज एंड फंजाइज से मिलती हैं। सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज जो है 1928 में किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, उनका क्या था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो कराना चाहते थे। ठीक है, एक कंटामिनेटेड पेट्री डिश पड़ी हुई थी, उसमें उन्होंने बैक्टीरियल कॉलोनी प्रोड्यूस करने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा कि कॉलोनी ग्रो नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल है, उनको उनकी हाउस हेल्प ने उनको ब्रेड वगैरह दी होगी, और आपको मालूम है ब्रेड वगैरह में बारिश के सीजन में ह्यूमिड एंड हॉट एनवायरनमेंट होता है, तो ये जो ब्रेड है वो स्पॉइल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर इस ब्रेड में पेनिसिलियम फंजाई ग्रो कर रहा होगा, और वो इसके स्पोर्स वगैरह यहाँ पहुँच गए होंगे, और ये पेनिसिलियम का माइसिलियम यहाँ ग्रो किया होगा। उसने एक केमिकल को सिक्रेट किया जो बैक्टीरियल ग्रोथ को अलाउ नहीं कर रहा था। ठीक है, तो हम सिंपल होते तो हम बोलते अच्छा कोई बात नहीं, हम कोई दूसरी पेट्री डिश में फिर से स्ट्रेप्टोकोकस को ग्रो करा लेते हैं, लेकिन वो क्यूरियस माइंड, ठीक है, तो उन्होंने यही फाइंड आउट करने की कोशिश की कि बाकी पेट्री डिश में जब ये स्ट्रेप्टोकोकस की कॉलोनी ग्रो कर रही तो इस डिश में क्यों नहीं ग्रो कर रही। उसको एनालाइज करने पे फाइंड आउट हुआ कि इसमें पेनिसिलियम ग्रो कर रहा है, तो फिर नेक्स्ट डिश जिसमें कॉलोनी ग्रो कर रही थी उसमें पेनिसिलियम डाला, तो देखा कि यहाँ की भी कॉलोनी खत्म हो गई। तो इस तरीके से एंटीबायोटिक की खोज हुई। तो एंटीबायोटिक को डेफिनेटली अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरियल सेल वॉल दैट इज पेप्टिडोग्लाइकिन की सिंथेसिस को प्रिवेंट करती है, जो कि हमने माइकोप्लाज्मा में भी या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में माइकोप्लाज्मा को पढ़ते समय पढ़ा है। ठीक है, तो उन्होंने खोज की, लेकिन इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल एज ए एंटीबायोटिक कि वो क्या क्या काम करके दे सकता है, वो जो है वो दिया था, दैट इज अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरे ने इसकी पूरी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में पता किया। ठीक है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो था 1939 से, हाँ 1939, 1 सितंबर 1939 से लेकर के 1945 तक था। ठीक है, 1 सितंबर 1936 से 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो उसमें जो अमेरिकन सोल्जर को इंजरी होती थी उसका ट्रीटमेंट पेनिसिलिन से किया गया था। अल्टीमेटली 1945 में, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके अलावा अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, मैं कुछ गलत नाम बोल रही हूँ, हाँ, हार्वर्ड फ्लोरे, अर्नस्ट चेन और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन सभी को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है,
तो इन्होंने इसका फुल पोटेंशियल फाइंड आउट किया, चैन एंड फ्लोरे ने और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ओके, तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक नाम से सुनो तो एंटीबायोटिक यानी बायोटिक यानी लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट। तो किसकी लाइफ के अगेंस्ट? दैट इज पैथोजन की लाइफ के अगेंस्ट, जो कोई डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है। और एंटीबायोटिक हम फंजाई से और सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। बैक्टीरिया में भी सबसे ज़्यादा एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया, जिसमें स्टेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया आता है, स्टेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया आता है, उससे ऑब्टेन करते हैं। 1944 में स्टेप्टोमाइसिन की खोज जो है वॉक्समैन ने की थी। स्टेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया जो है वो एक्टिनोमाइसिटिस बैक्टीरिया है। एक्टिनोमाइसिटिस को हम रे फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटिस क्लास, बैक्टीरिया की एक्टिनोमाइसिटिस क्लास में आते हैं, वो माइसीलियम के समान दिखाई देते हैं, इसलिए हम एक्टिनोमाइसिटिस को रे फंजाई के नाम से भी जानते हैं अगेन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज 1944 में वॉक्समैन ने की। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो एक्टिनोमाइसिटिस क्लास में आता है। एक्टिनोमाइसिटिस को हम रे फंजाई भी कहते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया का बॉडी है, बैक्टीरिया का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो माइसीलियम के समान दिखाई देता है। ठीक है, तो एक्चुअली एंटीबायोटिक का मतलब होता है अगेंस्ट द लाइफ, लेकिन किसकी लाइफ के अगेंस्ट? दैट इज पैथोजन की लाइफ के अगेंस्ट। हमारे पर्पज से देखो या पेट के पर्पज से देखो तो वो प्रो लाइफ होता है, दैट इज वो लाइफ को सेव करता है। और 19th सेंचुरी की 19th की 20th यहाँ पर आप देखो तो दैट इज 20th सेंचुरी की 1928 यानी 20th सेंचुरी की ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, इन्वेंशन था। ठीक है, ये हो गया। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हमने पढ़ लिया। इसके बाद यदि हम देखते हैं पेनिसिलिन जो है पेनिसिलियम स्पीशीज से ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस से ऑब्टेन की जाती है। ये ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करती है 16S राइबोसोमल आरएनए से जुड़ करके। बैक्टीरियल राइबोसोम क्या होता है? 70S होता है, जिसके स्मॉल सब यूनिट 30 और लार्ज सब यूनिट 50S होती है। और स्मॉल सब यूनिट जो 30S है उसमें कौन सा आरएनए होता है? 16S राइबोसोमल आरएनए होता है। तो ये और ये तीन जो है, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और नियोमाइसिन, ये तीनों जो है स्मॉल सब यूनिट के 16S राइबोसोमल आरएनए से जोड़ करके बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप करती है। जबकि क्लोरमफेनिकॉल जो है वो 50S बैक्टीरियल राइबोसोम जो कि 70S है, उसकी लार्ज सब यूनिट दैट इज 50S राइबोसोमल यूनिट से जुड़ करके ट्रांसलेशन को स्टॉप कराता है। एक्टिनोमाइसिन डी और रिफॉर्मसिन जो है वो बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, तो दैट इज पेनिसिलिन तो हमें मालूम है सेल वॉल सिंथेसिस, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को स्टॉप करती है। ठीक है, इस वजह से माइकोप्लाज्मा जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, इसलिए हम माइकोप्लाज्मा को कहते हैं वो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन सब 16S राइबोसोमल आरएनए से जुड़ करके ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करती है। क्लोरमफेनिकॉल 50S राइबोसोमल 50S यूनिट से जुड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो हम देखते हैं कई माइक्रोब्स जो है हमें कई सारे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के बायोमॉलिक्यूल प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर हम देखते जाते हैं एक एक करके। पहले हम डिफरेंट टाइप के एसिड्स का प्रोडक्शन देखते हैं। तो आप सिंपल सा देखो, एस्परजिलस नाइजर, ठीक है, एस्परजिलस नाइजर क्या है? फंजाई है, इससे हम सिट्रिक एसिड ऑब्टेन करते हैं, ये फंजाई है। ठीक है, लिखा ही हुआ है, सॉरी। एसिटोबैक्टर एसिटाइड जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है, इससे हम एसिटिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो ब्यूटाइलिकम दैट इज बैक्टीरियम जो कि ब्यूटारिक एसिड, नाम से ही क्लियर है। लैक्टोबैसिलस से हम लैक्टिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं। लैक्टिक एसिड फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, तो एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड हो गया, एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड हो गया। एसिटोबैक्टर एसिटाई जो है दैट इज एसिटिक एसिड हो गया। देन उसके बाद क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड हो गया। और लैक्टोबैसिलस से हम लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, यीस्ट से हमें मालूम है, यीस्ट का अभी हमने देखा कि किस तरीके से अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एंजाइम का भी प्रोडक्शन करते हैं। तो लाइपेज एंजाइम जो है
क्या करता है, दैट इज फैट की हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइपेज जो है फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो इसका यूज जो है हम डिटर्जेंट इंडस्ट्री में करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में। आप देखो जो भी आजकल के अच्छे डिटर्जेंट हैं उनमें ये लाइपेज एंजाइम या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम या कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम पड़ा रहता है। तो सिंपल सा है, जैसे कपड़े में यदि ऑयल का दाग लगा हुआ है तो ये क्या है, बेसिकली फैट है। डिटर्जेंट में लाइपेज एंजाइम होगा तो ये फैट को डिग्रेड कर देगा और दाग हट जाएगा। वैसे ही कोई प्रोटीन का दाग है, ठीक है, जैसे आरबीसीज वगैरह खून वून का दाग रहेगा तो सिंपल से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, वहां पे जो भी प्रोटीन है उसको डिग्रेड कर देंगे। आरबीसी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होंगे या कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम होंगे। दैट इज ये डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एनसीईआरटी हमें एक लाइपेज को समझा रही है कि डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में या जो अच्छे डिटर्जेंट होते हैं उसमें डिफरेंट एंजाइम होते हैं, उसमें से लाइपेज जो है वो ऑयली स्टेन को हटाने के लिए यूज किया जाता है। लाइपेज एंजाइम हम कैंडिडा, एस्परजिलस और पेनिसिलियम से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। प्रोटीएजेस एंजाइम जो है वो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा, तो ब्लड, एग, मिल्क, ग्रास, मीट इनके दाग को खत्म करेगा। लाइपेज जो है फैट के दाग को खत्म करेगा। एमाइलेज जो है स्टार्च के दाग को, और सेलुलेज जो है कॉटन वगैरह के दाग को खत्म करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखते हो यदि आप घर में जूस बनाते हो किसी भी चीज़ का तो वो मतलब ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखाई देता, जबकि मार्केट से आप जूस लेकर के आते हो तो वो बिल्कुल क्लियर होता है। ये डिफरेंट जूस के जो ब्रांड है उनके जूस को डालो तो बिल्कुल पानी के समान दिखाई देंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम घर में जूस बनाते हैं तो ये सेल जुड़ी हुई हैं, किससे जुड़ी हुई हैं, मिडिल लेमिला से जुड़ी हुई हैं, तो वो इस तरीके से हैं, तो वो जूस को गाढ़ा बना रही हैं। अब ये कमर्शियली क्या होता है, जो जूस निकाला जाता है उसको पैक्टिनेज एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। पैक्टिनेज एंजाइम क्या करेगा, मिडिल लेमिला को डिसॉल्व कर देगा और जूस में क्रिस्टल क्लियरनेस या बिल्कुल उसको पतला कर देता है। ठीक है, तो यही लिखा है, द बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज एंजाइम। ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम जो है वो हम स्यूडोमोनास, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, म्यूकर राइजोपस से ऑब्टेन करते हैं। तो सिंपल सा है, जब क्रिस्टल क्लियर एकदम पतला जूस करना है तो उसको प्रोटीएज और पैक्टिनेज से कर दो। तो सिंपल सा है, आपको मालूम है प्रोटीएज है तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन वगैरह सब या सेल में जो भी प्रोटीन है उसको भी डिग्रेड कर देगा, और मिडिल लेमिला जो है किसको डिग्रेड कर देगा, दैट इज मिडिल लेमिला को पैक्टिनेज एंजाइम डिग्रेड कर देगा। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकाइनेस की बात करते हैं। तो स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है और फिर उसको मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। ठीक है, और इसको हम एज ए क्लॉट बस्टर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सा है, ये हार्ट है, किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, ठीक है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है, जो हार्ट को ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है वहां पर कोई क्लॉट बना हुआ है, इसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जिसके कारण मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, मायोकार्डियल जिसमें दैट इज हार्ट अटैक आया है, तो इसमें हमें कारण मालूम है कि यहाँ थ्रोम्बोसिस है, यहाँ थ्रोम्बस है, क्लॉट है। तो जैसे ही पेशेंट लाया जाता है उसको स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि ये क्लॉट डिसॉल्व हो जाए और दैट इज ब्लड सर्कुलेशन हार्ट को चालू हो जाए। ठीक है, तो ये चीज होता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है क्लॉट बस्टर के रूप में यूज किया जाता है और ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट्स प्रेजेंट है उसको डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में इमीडिएटली स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है। ओके, यही चीज है। तो ये जो है दैट इज ये ब्लड क्लॉट है जो हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन रोक रहा था जिसके कारण हार्ट इफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से हार्ट अटैक आया। तो ऐसे केस में इमीडिएटली स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है। ओके ओके, और यहाँ पर एक चीज और इसके यदि मोड ऑफ एक्शन को देखें स्ट्रेप्टोकाइनेस को, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस से ऑप्टेन स्ट्रेप्टोकाइनेस, ठीक है, ये जो क्या करता है दैट इज हमें मालूम है ब्लड प्लाज्मा में कौन चल रहा है, प्लाज्मिनोजन है, प्लाज्मिनोजन। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेस है, प्लाज्मिनोजन। ठीक है, इसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा, प्लाज्मिन में, और प्लाज्मिन जो है वो फाइब्रिन को जो है डिग्रेड कर देगा। क्लॉट किसके बनता है, फाइब्रिन से बनता है, हमने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ी हुई है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो
स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि हम स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन कर रहे हैं, फिर उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, उसका काम है, उसका क्या काम है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करना। और प्लाज्मिन का क्या काम है, जो फाइब्रिन है, ये यहाँ पे फाइब्रिन होगा और ये फाइब्रिन में आरबीसी वगैरह सब इंट्रैप होकर के ये क्लॉट बना हुआ है। तो यदि हम इसमें फाइब्रिन को डिसॉल्व कर देते हैं तो ये रास्ता बिल्कुल जो ब्लॉकेज है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा और ब्लड फ्लो चालू हो जाएगा। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो होता है वो एक एंजाइम है। ये दो अलग चीजें, स्ट्रेप्टोकाइनेस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हो गया, टीपीए जो है एक एंजाइम है, वो भी यही काम करता है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है और प्लाज्मिन जो है फाइब्रिन को ब्रेक डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाली कॉन्सेप्ट पूरी। दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन करके इसको मॉडिफाई करोगे। स्ट्रेप्टोकाइनेस यदि किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है जो कि हार्ट अटैक को लीड करेगा, जिसके कारण हार्ट अटैक आएगा, तो ऐसा कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकाइनेस ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा और प्लाज्मिन जो है ब्लड क्लॉट बनाने में जो फाइब्रिन है उसको डिग्रेड करेगा, तो ब्लड क्लॉट खत्म हो जाएगा और सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। टीपीए भी यही काम करता है। देन उसके बाद यदि हम साइक्लोस्पोरिन की बात करें तो ये भी एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हो गया। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में कब केस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है किसी पेशेंट का, ये एक पेशेंट है, इसकी सपोज किडनी फेल हो गई थी, उसकी कोई रिलेटिव वगैरह किसी से भी ये किडनी लगाई गई है इसमें, ये डोनेटेड किडनी है। ठीक है, डोनेटेड किडनी है। हमारा इसका जो इम्यून सिस्टम होगा, इस पर्सन का इम्यून सिस्टम किडनी में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह निकले रहेंगे जो कि नेम टैग के रूप में काम करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एलियन है। ठीक है, नॉन सेल्फ के रूप में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, मतलब उनको पता चल जाएगा कि ये जो किडनी की जो सेल है इस पर्सन की बॉडी की नहीं है, तो इसका इम्यून सिस्टम जो है, ठीक है, CMIS जो है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है इस पर अटैक कर देगा, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम इस पर अटैक कर देगा कुल मिलाकर के, जिसके कारण किडनी इतनी मशक्कत से किडनी को ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन उसी पर्सन का इम्यून सिस्टम ने उस किडनी को फेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो क्या होता है, ये चीज़ समझी जा चुकी है। अब किसी का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो हमें मालूम है उसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को खत्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ऑर्गन की सेल जो है उसकी बॉडी की खुद की सेल नहीं है, वो किसी दूसरे बॉडी की सेल है। तो नॉन सेल्फ ऑर्गन के रूप में उसको आइडेंटिफाई करके हमारी पेशेंट की इम्यून सिस्टम की सेल्स उसी पर अटैक कर देंगी और उस ऑर्गन को डैमेज करेंगी। तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन दी जाती है, और इस इम्यून सप्रेसिव एजेंट में साइक्लोस्पोरिन एक ए है जो कि ट्राइकोडर्मा से ऑब्टेन किया जाता है। ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइसिटिस फंजाई होता है। अब ये कैसे काम करता है, एक्चुअली जो साइक्लोस्पोरिन जो है वो IL-2 के ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करा देता है। ठीक है, इस पेशेंट में IL-2 के ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कराएगा। और IL-2 क्यों चाहिए, दैट इज टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ठीक है, टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है IL-2। ये एक साइटोकाइन है। साइटोकाइन क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं। तो क्या होता है, दैट इज इम्यून सिस्टम में IL-2 बनता है। IL-2 जो है टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में काम कर रहा है। यदि किसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ, उसको साइक्लोस्पोरिन दिया है हमने, तो साइक्लोस्पोरिन IL-2 के, ठीक है, IL-2 साइटोकाइन्स के ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करेगा। अल्टीमेटली IL-2 नहीं बना तो टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ही ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को डैमेज कर रही, तो टी लिम्फोसाइट नहीं बना तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चुपचाप बैठ जाएगी, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी। और ये डोनेटेड ऑर्गन तो बच गया, ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन तो बच गया, लेकिन इस पर्सन की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी क्योंकि उसका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। हमने साइक्लोस्पोरिन दे करके, क्योंकि हम देखते हैं टी लिम्फोसाइट जो है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को भी एक्टिवेट करती है। पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को याद करो आप लोग। ठीक है, तो जब टी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट इज सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी चुपचाप होकर के बैठ गई। तो यहां हमने बिल्कुल इस पर्सन को
कि इम्यूनिटी को डाउन कर दिया है तो कोई भी एरा गैरा नथु गैरा पैथोजन जो है आकर के इस पर अटैक कर सकता है। तो जिन जिन पेशेंट्स को में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है उनको बहुत ज़्यादा सावधानी से रखा जाता है, ठीक है। किसी जनरली उनको किसी से ज़्यादा मिलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। बहुत मतलब उनको इन्फेक्शन ना हो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये साइक्लोस्पोरिन हो गया, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो कि ड्यूटेरोमाइसिटिस फंजाई है वो उससे हमें ये साइक्लोस्पोरिन मिलता है। इसके अलावा एक है स्टैटिन। स्टैटिन जो है हमें यीस्ट से मिलता है। इस यीस्ट का नाम है मोनोएस्कस परप्यूरियस। कैंडिडा भी यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस भी यीस्ट है। तो यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटिस फंजाई, एक ग्रुप है जिसमें मोनोएस्कस भी आता है, सैक्रोमाइसिस भी आती है, कैंडिडा भी आता है। तो स्टैटिन जो है ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। स्टैटिन की टैबलेट्स दी जाती हैं। इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो है HMG रिडक्टेज, ठीक है। हमने ये जैसे HMG रिडक्टेज एंजाइम है, इसका फुल फॉर्म है 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटारिल रिडक्टेज एंजाइम। 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटारिल रिडक्टेज एंजाइम। तो इसका जो एक्चुअल जो सबस्ट्रेट है वो है मेवालोनिक एसिड, ठीक है। लेकिन स्टैटिन जो है वो इसका मेवालोनिक एसिड का लुक अलाइक है, वो जाकर के स्टैटिन यहाँ फिट हो जाएगा। और ये मेवालोनिक एसिड HMG रिडक्टेज एंजाइम के एक्टिव साइट में फिट होकर के मतलब कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं और अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल का बनना होता है। यानी HMG रिडक्टेज एंजाइम जो है 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटारिल रिडक्टेज एंजाइम जो है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसका जो सबस्ट्रेट है वो मेवालोनिक एसिड है जो कि फिट होकर के किसी एक प्रोडक्ट में फिर वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है। स्टैटिन को हम एज ए कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। यानी हमें क्या करना है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बनने को रोकना है, क्योंकि ऑलरेडी हाइपर कोलेस्ट्रॉल वाली कंडीशन है। तो उसको स्टैटिन की टैबलेट दी जाती है तो ये एंजाइम काम करना बंद कर देता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दिस मोनोएस्कस परप्यूरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में, ये इसका मोड ऑफ एक्शन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। किसके साथ स्टैटिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है? मेवालोनिक एसिड। एंजाइम कौन सा है? HMG रिडक्टेज, ओके। तो यहाँ पर सिंपल सबसे पहले क्या होता है, सीवेज जो वेस्ट वाटर होता है, सिंपल है, आप लोग देखते होंगे सबके घरों से पाइपलाइन निकलती है, ठीक है। सबके घरों से पाइपलाइन निकलती है और वो अल्टीमेटली जुड़ते हुए ये सीवर लाइन के रूप में होती है। तो वॉशरूम का पानी है, टॉयलेट का है, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा है, वो सब ये लेकर के जाएगी और अल्टीमेटली कहाँ लेकर के जाएगी? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर के जाएगी, जहाँ पर सीवेज क्या है? वेस्ट वाटर है। वेस्ट वाटर में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ठीक है, ऑर्गेनिक सीवेज वाटर यानी वेस्ट वाटर हुआ। वेस्ट वाटर में मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। यदि आप देखते हो सीवेज लाइन जो डरी हुई है तो उसमें मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन का अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। उसको ले जाया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, ठीक है। और जहां पर इस सीवेज का ट्रीटमेंट करने के बाद जो फिर पानी सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट किया गया, उसके बाद फिर इस ट्रीटमेंट के बाद पानी को फिर जाकर के किसी वाटर बॉडी जैसे नदी वगैरह कहीं पे भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। आप बिना सीवेज मतलब बिना STP के ठीक है, ये यहाँ पर हमने ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया और उसके बाद ये जो सीवेज ट्रीटमेंट के बाद जो पानी बच रहा है उसको हम रिवर या कहीं पे भी डिस्चार्ज कर पा रहे हैं, यही नियम है। और यदि आपने ये सीवेज लाइन तो डाली हुई है लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, सीधे इसको नदी में डाल देते हो तो क्या होता है? रिवर्स पॉल्यूट हो जाती हैं और आप देखते हो उस रिवर की जो एक्वेटिक लाइफ है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ठीक है। तो अभी आप सिंपल सा देख रहे हो, दैट इज दिल्ली में इलेक्शन है और यमुना पॉल्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर के आप लोगों ने भी इलेक्शन के टाइम में ये सब चीज़ें सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर
यहाँ पर हम इस पहले एनसीईआरटी की लाइंस को देख लेते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटी एंड टाउन। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटर, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। ठीक है, तो माइक्रोब्स कैसे? माइक्रोब्स तो एवरीवेयर हैं, वैसे भी देख लो इसमें पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी हो जाएंगे, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी होंगे। जैसे किसी पर्सन को, कोई पर्सन टाइफाइड या है, कॉलरा से इन्फेक्टेड है, तो उसका जो एक्सक्रीटा होगा उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। तो सीवेज वाटर में सीवेज वाटर जो कि वेस्ट वाटर है उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तो होते हैं, साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पैथोजेनिक बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हम देखते हैं सीवेज ट्रीटमेंट की यदि हम बात करते हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो कौन करेगा? दैट इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, तो सिंपल है, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो डिग्रेड करते हैं। इस प्रोसेस में वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं और सीवेज में जो ऑर्गेनिक मैटर है उस हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से हम उसको ट्रीट कराने ले जा रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। वो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज फंजाई एंड बैक्टीरिया उसको एज ए फूड के रूप में यूज करेंगे और उसको डिग्रेड करेंगे और हमारा सीवेज वाटर जो है ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, और जिसको फिर हम किसी भी रिवर वगैरह में डिस्चार्ज, रिवर या झील वगैरह में डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज बहुत याद रखो, दैट इज अभी तक आप सोचो कि सीवेज ट्रीटमेंट को आप कोई फैक्ट्री बना करके कर सको, ठीक है, जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई रोल ना हो, तो ऐसा आज तक नहीं किया जा सका है। ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया डिकम्पोजर के रोल में होंगे और वो सीवेज को ट्रीट करेंगे। इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यानी सोचो ये एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना अच्छा काम करके देते हैं। अदरवाइज यदि सीवेज का डिकम्पोजिशन नहीं होता तो ना ही कोई रिवर का पानी पीने लायक बचता है या पूरी अर्थ जो है ये सीवेज से ही कवर हो चुकी होती। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो डेफिनेटली वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, उनका भी अपना स्वार्थ है क्योंकि उससे उनको फूड और एनर्जी मिल रही है, दैट इज़ वाई वो उसको डिग्रेड करते हैं। ठीक है, उनकी एक्टिविटी और हमारे लिए इस तरीके से बेनिफिशियल हो जाती है। अब आप सीवेज ट्रीटमेंट को देखते हो तो सीवेज ट्रीटमेंट 2 स्टेज में होता है। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जस्ट एक हम ब्लैंक पेज निकालते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा देखते हैं, दैट इज सॉरी। ठीक है, हम सीवेज का ट्रीटमेंट जो है मतलब पूरी सीवर लाइन सब कनेक्टेड है और सीवर लाइन से ये सब पानी आया है, ये सीवर लाइन है और यहाँ पर हमने एक बड़ा सा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा के रखा है। इसमें एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा और दूसरा एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है कम्प्लीटली फिजिकल है, यहाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं होगा। अब जैसे ये बहुत बड़ा सा पाइप है, ये यहाँ पर प्राइमरी टैंक में लाया गया, तो प्राइमरी टैंक में लाया जाता है तो यहाँ बड़े बड़े फिल्टर लगे रहते हैं, तो ये पानी में बहुत सारी गंदगी होगी। ठीक है, फ्लोटिंग डेब्रिज होगी, तैरते हुए बड़े बड़े, या तो प्लास्टिक है या जो कुछ भी फ्लोटिंग डेब्रिज है उसको छान के अलग कर देंगे सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, छानने के बाद हम इस जो पूरा पानी आ रहा है जिसको हम मतलब फिल्ट्रेशन के बाद प्राइमरी टैंक में ले रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ दिनों के लिए मतलब 5-7 दिन के लिए उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, एज इट इज छोड़ देंगे। तो इसमें क्या होगा, जितने भी पत्थर पेबल वेबल जो हैं वो ग्रेविटी के कारण यहाँ नीचे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ नीचे सेटल हो गए। तो हमने क्या किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में फ्लोटिंग डेब्रिज को हमने फिल्ट्रेशन से अलग किया और जो भारी चीज़ें हैं जैसे पत्थर वगैरह है उसको हमने सेटल डाउन करा दिया और ये बन गया प्राइमरी स्लज। ठीक है, और ये बन गया और ऊपर अब ये जो पानी बचा है जिसमें कोई बड़ी बड़ी गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब घुला पानी का घोल दिखाई दे रहा है, दैट इज सीवेज दिखाई दे रहा है, ये जो है इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी इफ्लेंट, प्राइमरी इफ्लेंट। ठीक है, इसके बाद इसको फिर पाइप से हम सेकेंडरी, जिसको जो कि एक लार्ज एरिएशन टैंक होता है उसमें भेज देते हैं। ठीक है, लार्ज एरिएशन टैंक में भेज देते हैं। यहाँ इसकी कंटिन्यूस मिक्सिंग की जाती है और ऑक्सीजन को एंटर कराया जाता है, क्योंकि जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, उनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ ये पूरा प्राइमरी इफ्लेंट भर दिया गया है
ठीक है, प्राइमरी इफ्लेंट भर दिया गया है, यहाँ पे मिक्सिंग की जा रही है, कंटिन्यूस इनको रोटेट कराया जाता है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, अब ये यहाँ जब प्राइमरी इफ्लेंट आ गया तो यहाँ पर हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरियाज हैं और फंजाइज हैं। फंजाइज की ये माइसीलियम है और माइसीलियम में ये बैक्टीरिया एंट्रैप होकर के फ्लॉक को बनाते हैं, फ्लॉक्स। ठीक है, अब ये क्या है, यही बैक्टीरिया जो है इस सीवेज वाटर में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसको डिग्रेड करेंगे। उसको डिग्रेड करेंगे तो हम जो ऑक्सीजन देते जा रहे हैं वो उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं, मतलब वो अपना सांस लेते जा रहे हैं, कुल मिलाकर के एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो जो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये हम या मतलब इसकी मिक्सिंग हो रही है, यानी ऑक्सीजन के भी साथ में मिक्सिंग कराई जा रही है। उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करके ये जो सीवेज वाटर है, दैट इज अब इसको हम प्राइमरी इफ्लेंट बोल रहे हैं, उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को वो डिग्रेड कर रहे हैं, और क्योंकि वो एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। एक इमेजिन करो, हम ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करते, हम एनारोबिक मतलब हम जो एडिशनली ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं वो नहीं करते। तो आपको मालूम है, पानी में, वाटर में एक लिमिटेड अमाउंट में ही वाटर में एक लिमिटेड अमाउंट में ही ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। अब आपने इतना सारा ऑर्गेनिक मैटर दे दिया बैक्टीरिया को खाने के लिए, बैक्टीरिया खाएंगे, फटाफट बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस होते जाएंगे, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मतलब जैसे सपोज यहाँ पहले 100 ml ऑक्सीजन थी, ठीक है, अभी हमने प्राइमरी इफ्लेंट इस चैम्बर में लेकर के आए हैं, लार्ज एरिएशन टैंक में लेकर के आए हैं, जिसको हम सेकेंडरी लार्ज एरिएशन टैंक, जहां पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है। 100 ml ऑक्सीजन है इस पानी में, इस प्राइमरी इफ्लेंट में। अब क्या है, यहाँ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई, उन्होंने 100 ml ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया। अब कहाँ से थोड़ी बहुत ऑक्सीजन आती रहेगी, लेकिन अब बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो सकती। अब क्या है, हम इसीलिए क्या है कंटिन्यूसली ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ होती जाए, और इसमें जो पानी में जो ऑर्गेनिक चीजें घुली हुई हैं, ठीक है, जो सीवेज घुला हुआ है वो पूरा की पूरा डिग्रेड हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए जैसे आज के डेट में मैं यहाँ हमने लार्ज एरिएशन टैंक में प्राइमरी इफ्लेंट को डाला, मैं इसकी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड चेक कर लूंगी। बीओडी क्या होता है, दैट इज 1 लीटर पॉल्यूटेड वाटर को कंप्लीटली, मतलब जैसे 1 लीटर सीवेज है, उसको कंप्लीटली, सीवेज को कंप्लीटली डिग्रेड करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है, बीओडी कहलाती है। यानी सिंपल है, अभी प्राइमरी इफ्लेंट इस लार्ज एरिएशन टैंक में आया है तो इसमें तो ऑर्गेनिक मैटर भरा पड़ा है। ठीक है, अभी मैंने इसकी बीओडी मेजर की, इसकी बीओडी बहुत हाई निकली। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी बहुत हाई निकली। फिर 3 दिन बाद फिर मतलब इसको छोड़ा गया ये प्राइमरी इफ्लेंट को डिग्रेडेशन के लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए एरिएशन टैंक में छोड़ा गया। 3-7 दिन के लिए सपोज मैंने इसको यहाँ रखा। तीसरे दिन मैंने देखा तो पहले दिन सपोज इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी इस पूरे ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए 100 ml ऑक्सीजन मांग रहे थे। तो 3 दिन बाद, क्योंकि बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड हो गया इन 3 दिनों में, तो अब मैं देख रही हूँ इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है 50 ml के करीब पहुंच गई। जब फिर मैं 7वें दिन देखती हूँ तो इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 ml करीब की बची हुई है। यानी इस तरीके से हम डे बाय डे उसकी जो प्राइमरी इफ्लेंट है जिस दिन आया और उसके 6-7 दिन बाद उसकी बीओडी को चेक करते हैं, और जब एक सफिशिएंट बीओडी आ जाती है कि ठीक है अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा नहीं बचा है, बिल्कुल कम बचा हुआ है, तो हम उसको क्या करते हैं, फिर वो मतलब उस वाटर को हम रिवर में डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो है, वो लार्ज एरिएशन टैंक में कराया जाता है। और इस प्रोसेस में हम देखते हैं जब प्राइमरी इफ्लेंट आया था तब उसकी हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड थी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है कि दैट इज 1 लीटर सीवेज को कंप्लीटली डिग्रेड करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम क्लियरली देख रहे हैं मोर पॉल्यूटेड वाटर, मोर पॉल्यूटेड वाटर, और वो पॉल्यूशन किसका होना चाहिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। ठीक है, अब कोई वाटर है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिले हुए हैं, तो पेट्रोलियम को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डिग्रेड कर पाता है। जो हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग से स्यूडोमोनास पुटिडा बनाया वही डिग्रेड कर पाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक होना चाहिए जो डिग्रेडेबल हो। ठीक है, तो दैट इज यहां पर हम देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी ऑक्सीजन डिमांड होगी, जितना कम पॉल्यूटेड वाटर होगा उतनी कम उसकी बायोकेमिकल डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड होगी।
ठीक है, अब ये हुआ। अब ये सेकेंडरी टैंक में जब पूरा ट्रीटमेंट हो गया, देखा हमने कि हाँ इसकी बीओडी जो है कम हो गई है, तो हम क्या करते हैं, ये देखो ये पाइपलाइन थी, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट सॉरी प्राइमरी टैंक था, फिर ये सेकेंडरी टैंक हुआ। ठीक है, इसके बाद एक और तीसरा टैंक होता है, ठीक है, वहां पर भेज दिया जाता है। यहाँ से ट्रीटमेंट जब बीओडी एकदम कम हो गई तो इसको कहाँ भेज दिया गया, यहाँ भेज दिया गया। अब इसको यहाँ सेटल होने दिया गया, अब फिर नया लॉट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें तीसरा टर्शरी टैंक जो है उसमें इसको सेटल होने दिया गया। तो जो फ्लॉक्स हैं, फ्लॉक्स जो फंजाई के माइसिलियम जिसमें बैक्टीरिया जमे हुए हैं, वो जो है नीचे से इस टैंक में जब कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स को निकालेंगे हम यहाँ से, फिर कनेक्शन रहेगा, यहाँ पर एनारोबिक डाइजेस्टर होगा। तो फ्लॉक्स को हमने निकाला, यहाँ लेकर के आ गए पूरा फ्लॉक्स। थोड़ा सा फ्लॉक्स जैसे हम दही जमाने के लिए करते हैं ना, दूध में डालते हैं, तो यही बैक्टीरिया तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो सीवेज का डिग्रेडेशन करते हैं। तो हम इसमें से कुछ पानी जो है यहाँ पे डाल देते हैं कि जो नया लॉट है वहाँ उनको बैक्टीरिया और फंजाई दैट इज फ्लॉक्स सफिशिएंट मिल जाए फिर से। ठीक है, तो ये किया जाता है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा इनोकुलम लेकर के वापस से सेकेंड एरिएशन टैंक में डाल दिया जाता है कि ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और फंजाई जो नया लॉट आया है प्राइमरी इफ्लेंट का उसको डिग्रेड करें। ठीक है, वो ग्रो करते जाएंगे, बाइनरी फिशन से उनका अमाउंट तो फिर बढ़ जाएगा। अब ये जो फ्लॉक्स है जो सेटल डाउन हुआ है, ठीक है, ये क्या है, इसको हम एक्टिवेटेड स्लज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हमने डाला एनारोबिक डाइजेस्टर में। यहाँ कौन बैठा हुआ है, दैट इज आर्की बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि ऑब्लिगेट एनारोब है, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं देंगे। ये ऑब्लिगेट एनारोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है इस फ्लॉक्स को डिग्रेड करके बायोगैस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये बायोगैस को हम किस रूप में यूज करेंगे, फ्यूल के रूप में, फ्यूल या लाइटनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके डिग्रेडेशन के बाद जो बचा हुआ है उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में खेतों में यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसका ये एक्टिवेटेड स्लश निकल गया। अब ये जो इफ्लेंट है, ठीक है, इसको हम क्लोरीन से ट्रीट करते हैं जिससे कि इसमें जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो मर जाएं, और उसके बाद हम उसको पानी में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और यदि हम ये नहीं करते, सीधे से हम ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बाईपास कर देते और ये पानी को हम सीधे रिवर में डाल देते, तो रिवर का अपना एक इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, वहाँ पर फिशेस हैं, कई सारी एक्वेटिक लाइफ है। तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर डंप किया हमने, सीवेज वाटर डंप किया हमने रिवर में, रिवर में क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर भर गया, ऑर्गेनिक मैटर भर गया, बैक्टीरिया की बल्ले क्या बोलते हैं, बल्ले बल्ले हो गई, खाने पीने को खूब मिल रहा है, बाइनरी फिशन से खूब रिप्रोड्यूस होंगे, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को खूब कंज्यूम कर लेंगे, बेचारी फिशेस वगैरह को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, या वॉट एवर एक्वेटिक लाइफ है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो मर जाएंगे। ठीक है, तो कई बार आप देखो जो यमुना का पॉल्यूशन है, दैट इज जो यमुना का पॉल्यूशन है या किसी भी नदी का जो मतलब नदी का जो पॉल्यूशन है, वो उसका कारण यही है, सीवेज को बिना ट्रीटमेंट के से डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है। ठीक है, जो हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं ना, दैट इज गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान और कुछ नहीं है बेटा, दैट इज सिंपल सा है कि शहरों में बहुत सारे एसटीपीज बनाए जाएं और एसटीपीज में सीवेज को ट्रीट करके पानी को दैट इज डिस्चार्ज किया जाए। तो पानी जो डिस्चार्ज किया जाएगा उसकी बीओडी बहुत रिड्यूस हो चुकी है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, तो वो वाटर को पॉल्यूट नहीं करेंगे, ये चीज है। ओके, तो ये हो गया। 1985 में गंगा यमुना एक्शन प्लान स्टार्ट किया गया था, और आज की डेट में जो हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। इसके पहले वाले टर्म में भी भूपेंद्र यादव थे, अभी भी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पर सिंपल सा यही बोला गया है कि आज तक ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं खोजा गया है कि जिससे कि आप सोचो कि सीवेज को ट्रीट कर सको। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीटली फिजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन कराया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या देखते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जिसमें फंजाई और बैक्टीरियाज हैं जो ऑक्सीजन, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं और इस सीवेज में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं और उसे डिग्रेड करते हैं।
टर्शरी ट्रीटमेंट में हम सेटल डाउन करा करके एक्टिवेटेड स्लज प्रोड्यूस कराते हैं, जिसको एनारोबिक डाइजेस्टर में भेज करके मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा हम बायोगैस का प्रोडक्शन कराते हैं, और रिमेन्स को हम एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं, और फिर क्लोरीन से ट्रीट करके हम पानी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो होता है दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट होता है। तो प्राइमरी इफ्लेंट को एरिएशन टैंक में भेजोगे, प्राइमरी स्लज को निकाल के अलग कर दिया जाता है। एक्टिवेटेड स्लज जो है वो कुछ नहीं, मेनली फ्लॉक्स होता है। ओके, ये हो गया। अब इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर ओके, ये अब इसके बाद जो होगा दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं दैट इज माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस हमने कई जगह पे पढ़ लिया है। एक तो हमने सीवेज ट्रीटमेंट में ही देखा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जब टर्शरी टैंक में ट्रीटेड सीवेज को पहुंचाया जाता है, फिर सेटल होने दिया जाता है, तो बॉटम में एक्टिवेटेड स्लज बनता है, जो कि बेसिकली कुछ नहीं होता, फ्लॉक्स होता है, जिसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देते हैं, जहां पर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो कि ऑब्लिगेट एनारोब हैं, जो कि आर्की बैक्टीरिया हैं, वो इसे डाइजेस्ट कर देते हैं, और रिजल्टेंट हम देखते हैं बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। बायोगैस में आप देखो तो 65 to 70% जो होता है दैट इज मीथेन होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस होती है, थोड़े बहुत अमाउंट में नाइट्रोजन भी होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। लेकिन जो बायोगैस में जो मेनली होता है दैट इज 65 to 75% के करीब जो होता है वो मीथेन गैस होती है, जो कि बायोफ्यूल के रूप में यूज की जाती है। बायोफ्यूल दैट इज कुकिंग के पर्पज से भी यूज कर सकते हो आप उसको, और लाइटनिंग, नॉट इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लैंप लाइटनिंग वगैरह में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आसान मतलब सिंपल है। हम इसके अलावा हमने जब आर्की बैक्टीरिया को पढ़ा था तो हमने एक बात और की थी कि जो ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जैसे कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया का एक एग्जांपल देखते हैं दैट इज मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो है कैटल के स्टमक में, यानी गाय भैंस के स्टमक में भी प्रेजेंट होते हैं। यदि उनका स्टमक आप देखते हो तो आप कैटल के स्टमक में सबसे पहले कैटल के स्टमक को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम ओपन होता है र्यूमेन में, ठीक है, सेकंड पार्ट होता है र्यूमेन, उसके बाद होता है ओमेसम, जो कि ओमेसम जो होता है कैटल के स्टमक का ओमेसम पार्ट जो होता है उसको ही हम ट्रू स्टमक कहते हैं, और फिर उसके बाद होता है एबोमेसम। ठीक है, तो ये जो र्यूमेन है, हम कैटल्स वगैरह को रूमिनेंट भी बोलते हैं, तो इसके स्टमक का जो र्यूमेन है यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं और मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप देखते हो कि गाय और भैंस जो है जुगाली करते हैं, तो एक्चुअली जब ये फूड खा लेते हैं फिर वो र्यूमेन में स्टोर होता है, वो र्यूमेन से रेटिकुलम से होते हुए वापस मुंह में लाया जाता है, जहां पर कडलिंग दैट इज जुगाली करते हैं, वो दैट इज वो कंप्लीट डाइजेशन कराते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम देखते हैं काऊ डंग जो होता है, मतलब जो गोबर होता है, उसमें क्योंकि जो इनका जो कैटल का जो एक्सक्रीटा होगा दैट इज डंग होगा, गोबर होगा, उसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था मार्शी एरिया में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी मतलब जहां एनारोबिक कंडीशन है वहां पर आपको ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं। तो एक चीज है यहाँ पर, सिंपल सी एक बात को याद रखिए, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में हम एक चीज बहुत अच्छे से समझते हैं कि जैसे कि चीज के केस में हमने देखा, ठीक है, हमने देखा सब में हम मिल्क ले रहे हैं, लेकिन हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे थे, तो डिफरेंट टाइप का मोज़रेला, चेडार या कैम्बर्टी, डिफरेंट टाइप की चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी हमने अभी, यदि आप चीज मेकिंग भी देखो या अल्कोहल प्रोडक्शन देखो, तो हमने देखा कि यहाँ इन सब केस में CO2 का प्रोडक्शन होता है। यानी क्या प्रोडक्ट बनेगा वो किन दो चीज पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो, ठीक है, और कौन सा रॉ सब्सटेंसेस, रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो। जैसे जस्ट यदि अल्कोहल प्रोडक्शन में आप देखो, फ्रूट जूस लेते हो तो वाइन बनता है, ठीक है, अनडिस्टिलेटेड के केस में आप सीरियल्स यूज करते हो, जैसे बार्ली यूज करते हो तो बियर बन जाता है। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल क्या यूज हो रहा है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये देखो, ये गांवों में रूरल एरिया में आपको ये बायोगैस प्लांट देखने को मिलेंगे। ये बायोगैस प्लांट इंडिया में, इसके डिजाइन को किसने रेडी किया था, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा जो है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन,
खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इन्होंने इसके डिजाइन को तैयार किया था। यदि आप देखते हो दैट इज, आप सिंपल सा देख रहे हो, ये जो है ये बायोगैस प्लांट जो है जमीन की, ये जैसे जमीन है, ये जमीन है ना, तो इसके अंदर हम 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा खोदेंगे, क्योंकि एनारोबिक कंडीशन रखनी है। गड्ढा खोदेंगे और फिर इसको पूरा कंक्रीट कर देंगे इसका, ठीक है। 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा खोद के कंक्रीट कर दिया जाता है। और फिर एक मिनट, हम एनसीईआरटी की इमेज लेते हैं। तो ये तो रियल पिक्चर है, इसको हम उसमें देखते हैं। तो अभी इनको भी हम देख लेंगे एक बार, चिंता मत करना। ओके, तो इसमें देखो ये सिंपल है, 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया, ठीक है। यहां पर इसके बाद एक जो है वो एक ढक्कन जैसा या गैस होल्डर जो है, होल्डर रख दिया जाता है। आपको मालूम है कोई भी चीज, जैसे ये होल्डर है, ठीक है, अभी यहां रखा गया, इधर होल्डर है, यहां पे ये होल्डर है, ठीक है, ये वाला होल्डर है। यहां पे ये जो है कंक्रीट टैंक है, यहां पर यदि गैस बनेगी तो गैस हल्की होती है, तो ये जितनी ज्यादा गैस बनती जाएगी वो होल्डर ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो बायोगैस कलेक्टर जो है, तो सिंपल है, ये जो है कंक्रीट का पिट है, गड्ढा बनाया गया है। अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, स्लरी ऑफ कैटल डंक एंड वाटर, यानी गोबर और पानी को मिला करके यहां से, ये मिक्सिंग टैंक है, यहां से पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, वो इसका डिकम्पोज करेंगे, उस प्रोसेस में वो अपनी फूड और एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। रिजल्टेंट मीथेन और CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन जैसी गैसेस बनेंगी, जो हल्की होने के कारण इस लिड को ऊपर उठा देंगे। यहाँ से हमने एक आउटलेट पाइप निकाला और इस पाइपलाइन के थ्रू हम घरों में इस बायोगैस को सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लीन फ्यूल है, ये कोई पॉल्यूशन को जनरेट नहीं करता, बल्कि ये जो गांव में कैटल्स पाले जाते हैं, गाय भैंस पाले जाते हैं, तो जो इतना गोबर होता है उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। गोबर ऑलरेडी देखो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, आपको मालूम है गोबर खाद मिलती है जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या है, गोबर से हमने क्या किया, दैट इज बायोगैस का प्रोडक्शन कराया। उसके बाद जो रिमेन्स बचे उसको हम एज ए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर सकते हैं उसको। जैसा कि हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी देखा, हमने बायोगैस का प्रोडक्शन कराया था और उसके बाद जो चीजें बची थी उसको एक ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में या जैविक खाद के रूप में हमने यूज किया, ठीक है। तो ये चीज हो गया। ये अब इसके बाद यही चीज है कि यहां से आपने स्लरी डाली, स्लरी कुछ नहीं, कैटल डंग है, उसको पानी में घोल करके डाला, यहां पहुंचा, यहां मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, उन्होंने डिकम्पोज करके मीथेन गैस का प्रोडक्शन और अदर गैसेस का प्रोडक्शन किया। जो रिमेन्स है उसको इस आउटलेट पाइप से हम बाहर निकाल लेते हैं, जिसको कि हम ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाता है, दैट इज बायोगैस। अब हमारी एनसीईआरटी इसके लिए क्या क्या लिखती है उसको देख लेते हैं, ठीक है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। तो वही मैंने बताया चीज का एग्जांपल लेके कि हम हर में मिल्क यूज कर रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया को डिफरेंट कर देने पर डिफरेंट टाइप की चीज प्रोड्यूस हो रही है। तो यानी आपका प्रोडक्ट किस चीज पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हो और क्या रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है। ये है दैट इज कंपोजिशन ऑन एन एवरेज। आप देखते हो तो 65-75% जो है बायोगैस में मीथेन होती है, जो कि कुकिंग के रूप में और लाइटनिंग के लिए यूज की जा सकती है। डिफरेंट यहाँ पर देखो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन जैसी गैसेस जो होती हैं वो बायोगैस का कंपोजिशन होती है, लेकिन मेन जो होती है वो मीथेन गैस होती है, ठीक है। Certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with CO2 and H2. These bacteria are collectively called methanogenic, and one such example is Methanobacterium. These bacteria are commonly found in anaerobic sludge digester during sewage treatment. ठीक है, ये कैटल के र्यूमन में भी प्रेजेंट होते हैं। अ लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ द कैटल, ठीक है। तो आपको मालूम है हर्बीवोर जो होते हैं घास वास चढ़ते हैं, तो घास वास खाते हैं, तो घास की सेल में घास इस प्लांट, ठीक है, जो भी चारा खाया जा रहा है वो प्लांट है और प्लांट की सेल व सेलुलोज की बनी होती है। तो कैटल के फूड में बहुत ज्यादा सेलुलोज होता है। इन ह्यूमन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ द कैटल। तो सिंपल है, ह्यूमन में ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कराते हैं और
सेलुलोज को डाइजेस्ट कराते हैं और इस तरीके से कैटल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, द एक्सक्रीटर ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज रिच इन दिस बैक्टीरिया। डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली नोन एज गोबर गैस। ठीक है, ठीक है। द बायोगैस प्लांट कंक्रीट टैंक होता है जो कि 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा होता है जिसमें बायो वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है। रूरल एरिया में इसलिए कि बहुत कैटल पाले जाते हैं इसलिए वहां पर गोबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रूरल एरिया में आपको बायो गैस प्लांट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अदरवाइज कोई भी बायो वेस्ट होगा उससे भी आप बायोगैस का जनरेशन करा सकते हो। अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। जो दैट इज फ्लोटिंग कवर है, पहले नीचे था फिर ऊपर उठता गया जैसे जैसे गैस बनेगी, और जब गैस की सप्लाई कर देंगे तो गैस खत्म हो गई तो वो वापस से नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, the spent slurry is removed through another outlet and may be used as organic manure. Cattle dung is available in large quantity in rural area where cattle are used for a variety of purpose, so biogas plant are more often built in rural area. ठीक है, ये हमने इसको देख ही लिया है, ये भी देख लिया है। ठीक है, इसको हम कुकिंग एंड लाइटनिंग में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया में ये बायोगैस प्लांट का जो डिज़ाइन है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC ने रेडी किया था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दैट इज माइक्रोब्स एंड बायो कंट्रोल एजेंट। तो बायो कंट्रोल एजेंट यानी जब हम सिंपल सा देखते हैं प्लांट पैथोजन या प्लांट पेस्ट जो होते हैं इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, तो प्लांट पैथोजन पादप रोग कारक और कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करेंगे, केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, हम जीवनाशक कुछ बोलते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह हम यूज नहीं करेंगे। उसकी जगह हमें देखो इकोसिस्टम में अच्छे से मालूम है जब हम फूड चेन बनाते हैं तो हम देखते हैं एक दूसरे को खा रहा है, इसी तरीके से फूड चेन बनती है। कल भी बताया, इसके पहले शायद, अच्छा इकोसिस्टम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा है, हम इकोसिस्टम बनाते हैं तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, टॉप कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कंज्यूमर 1 जो है प्रोड्यूसर को खा रहा है, कंज्यूमर 2 जो है वो कंज्यूमर 1 को खा रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ फूड चेन बनती बिकॉज ऑफ प्रिडेशन। ठीक है, इसके अलावा जब हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इंट्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम देखते हैं पैरासिटिज्म भी है, तो ये जैसे ये सब है तो इनके पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो यानी हर एक का कोई प्रीडेटर है, उसका कोई पैरासाइट है, तो इस तरीके से हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई प्रीडेटर है, कोई ना कोई डिकम्पोजर है, कोई ना कोई उसका पैरासाइट है। तो हम देख रहे हैं इन सब इंट्रैक्शंस के कारण पूरी बायोडाइवर्सिटी इंटरकनेक्टेड है। तो जब हम ऑर्गेनिक बायो कंट्रोल एजेंट की बात कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक कृषि में यूज की जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहां पर आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करोगे, उसकी जगह आप बायो फर्टिलाइजर यूज करोगे, और कोई भी आप केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं करोगे, क्योंकि हमें मालूम है आइदर इट इज केमिकल फर्टिलाइजर तो वो यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज करोगे तो वो सॉइल पॉल्यूशन कराएगा, वाटर पॉल्यूशन कराएगा, इसके अलावा जो भी आपकी जो खाने पीने की चीज प्रोड्यूस हो रही है उनको भी पॉल्यूट कर देता है। तो अल्टीमेटली ये पेस्टिसाइड हमारी ही बॉडी में जाते हैं। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि ना ही हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करें, ना ही अपने इडेबल प्रोडक्ट्स को पॉल्यूट करें। तो उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट एंड पैथोजन को मारने के लिए प्रीडेटर और पैरासाइट यूज करेंगे, और केमिकल फर्टिलाइजर की जगह हम बायो फर्टिलाइजर को यूज करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड हैं, केमिकल फर्टिलाइजर भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इसके अलावा हमारे जो इडेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी पॉल्यूट कर रहे हैं, उनमें भी टॉक्सिसिटी ला रहे हैं। तो इनको क्यों यूज करना है, इनकी जगह हम बायो कंट्रोल एजेंट यूज करें। और बायो कंट्रोल एजेंट किस तरीके से, मतलब सिंपल है, मान लो ये जो है ये पैरासाइट है, ये हमारे गेहूं के जैसे पक्सीनिया जो कि रस्ट डिजीज प्रोड्यूस करता है गेहूं में। ठीक है, ये पैरासाइट है, ये हमारी गेहूं की फसल को खत्म करेगा। हमें मालूम है इसका भी तो कोई ना कोई प्रेडेटर होगा या इसका कोई पैरासाइट होगा, हम उसको काम पे लगा देंगे। ठीक है, उसको काम पे लगा देंगे तो वो पक्सीनिया को खत्म करेगा। ओवरऑल बायो कंट्रोल एजेंट के
कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपल सा, यहाँ एक एग्जांपल मैं और बताती हूँ। जैसे ये गेहूं की खेती ही लगी हुई है, ठीक है, गेहूं का खेत लगा हुआ है। अब सपोज यहाँ कोई इंसेक्ट, एफिड वगैरह कोई अटैक कर रहा है, या जैसे मैंने अभी आपको बोला पक्सीनिया का बोला, कोई भी अटैक कर रहा है, ठीक है। तो जब हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वो इन पेस्ट या पैथोजन उसको कंप्लीटली खत्म करेगा, लेकिन साथ में वो क्या करके दे रहा है, दैट इज हमारी क्रॉप को भी पॉल्यूट कर रहा है, सॉइल को भी पॉल्यूट कर रहा है, एयर को भी पॉल्यूट कर रहा है, वाटर को भी पॉल्यूट कर रहा है, हार्मफुल है वो, ठीक है। बायो कंट्रोल की कॉन्सेप्ट, बायो कंट्रोल एजेंट की कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि मान लो इस खेत से हमें 1000 किलो 1 टन गेहूं का प्रोडक्शन होना था, ठीक है। 3 सिचुएशन लो, आप केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपको ये पूरा की पूरी प्रोडक्टिविटी मिल जा रही है। आप कुछ यूज नहीं कर रहे हो तो ये हो सकता है कि पक्सीनिया, ये पेस्ट जो है, कीड़ा जो है, वो पूरी की पूरी क्रॉप को चौपट कर दे, आपको कुछ नहीं मिले। तीसरा है बायो कंट्रोल एजेंट, उसमें ये है कि हाँ ठीक है, प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए थी 1000 किलो की, हम क्या करेंगे, हम दे देंगे 100 किलो, 100 किलो कम करवा लो, 150 किलो कम करवा लो, ठीक है, यानी 800-900 किलो हमें मिल रहा है। और हम ये जो 100 किलो है बोलेंगे भाई पेस्ट या पैथोजन है, तुम खा लो, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, जब यहां पर कोई पेस्ट या पैथोजन अटैक कर रहा है हमारे क्रॉप को, हमने इसका प्रीडेटर या पैरासाइट को इसके पीछे लगा दिया, ठीक है। तो प्रीडेटर या पैरासाइट पूरे के पूरे इंसेक्ट या पूरे के पूरे पैथोजन को तो खत्म नहीं करेंगे, कुछ बचे रह जाएंगे। तो वो जो हम बोल रहे हैं ना कि 1000 में 100 किलो डोनेट कर दिया इनको, ठीक है, तो वो भी खा लिए, हम भी खा लिए, और एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं हुआ। हमें मोस्टली प्रोडक्टिविटी मिल गई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने पे। और उसका रिजल्ट क्या है कि कुछ भी हम जो गेहूं खाने वाले हैं वो भी पॉल्यूट टॉक्सिक नहीं है, सॉइल वगैरह, एयर वाटर, किसी चीज का भी पॉल्यूशन नहीं हुआ। इसके अलावा अब जैसे सिंपल है, ये वाला इंसेक्ट हमारी क्रॉप पे अटैक कर रहा था, हमने इसका बायो कंट्रोल एजेंट या इसका प्रीडेटर या इसके पैथोजन को लगाया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि मान लो यदि हम कुछ भी केमिकल पेस्टिसाइड या बायो कंट्रोल एजेंट नहीं यूज करते हो तो यहाँ सपोज 1 लाख पे कीड़े आ जाते, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनके पैथोजन, इस इंसेक्ट के पैथोजन या प्रीडेटर को लगा करके हमने इसकी संख्या को कुछ 100 तक में कंट्रोल कर दिया, ठीक है। या 1000 था तो हमने कुछ उसके 40-50 नंबर, क्योंकि बाकी जो उसका प्रीडेटर या पैरासाइट है उस इंसेक्ट का, वो उसने इस इंसेक्ट को खत्म कर दिया। कुछ इंसेक्ट बचे तो उसने हमारी थोड़ी सी क्रॉप को खा लिया, जो 100 किलो की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो हमने क्या किया है, बायो कंट्रोल, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है तो उसमें ये अप्रोच रखी जाती है कि दैट इज, यहां पर इस इंसेक्ट, ये पर्टिकुलर एरिया में इस इंसेक्ट की पॉपुलेशन को खत्म नहीं करना है, बल्कि और इसको उतना भी नहीं बढ़ने देना है कि वो हमें नुकसान कर जाए, और ना ही खत्म होने देना है। एक जगह के जितने भी ऑर्गेनिज्म है उस प्लेस की या उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। अब यदि हमने केमिकल पेस्टिसाइड यूज किया होता तो ये इंसेक्ट या पैथोजन तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाते। अभी हमें मालूम है फूड चेन में, यदि जैसे सिंपल है, ये प्रोड्यूसर था और ये कंज्यूमर 1 जो था, और फिर कंज्यूमर 2 था, ये फिर टॉप कंज्यूमर था, ठीक है। तो यदि ये इंसेक्ट हमारी वीट की क्रॉप को खाने आया था, अटैक किया था हमारी क्रॉप पे, तो यदि मैंने इसको ये हटा दिया केमिकल पेस्टिसाइड से, तो ये आगे की फूड चेन कंटिन्यू हो पाती क्या? नहीं हो पाती ना। वो उस इंसेक्ट पर डिपेंडेंट जो भी है, उसको जो खाता उसको खाने के लिए नहीं मिलता, इधर से ये फूड चेन जो है तकलीफ में आ जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ को बना करके रखा है जिससे कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी खत्म नहीं हो, यहाँ का इकोसिस्टम अच्छे तरीके से काम करता रहे और सबका फायदा हो, सबका साथ सबका विकास जो है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट जो है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ही है बेसिकली, ओके। क्योंकि हो सकता है जो कंज्यूमर 1 जो इंसेक्ट हमारी क्रॉप पर अटैक कर रहा है, और वो कंज्यूमर 1 था, जो कंज्यूमर 2 हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता था, या टॉप कंज्यूमर हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता था। लेकिन यदि हम कंज्यूमर 1 को हटाते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद है, कंज्यूमर 2 और टॉप कंज्यूमर वो तो बचे ही नहीं, ठीक है। तो यही चीज है, दैट इज सबका साथ सबका विकास, ओके। बायोडाइवर्सिटी को आप जितनी रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होता है, और हम एक चीज बेटा बायोडाइवर्सिटी से ऑब्टेन करते हैं, चाहे खाना हो, चाहे कपड़ा हो,
ठीक है। तो दैट इज अल्टीमेटली यहां पर इकोसिस्टम, बस किसी भी प्रेडेटर किसी भी पेस्ट या पैथोजन को बहुत अधिक संख्या में बढ़ने नहीं दिया जाता, उसको चेक पे रखा जाता है कि ठीक है इतना रहो कि तुम भी खा लो और हमें भी अच्छे से खाने दो। ओके, ये चीज है। अब biocontrol refer to the use of biological method for controlling plant disease and pest. In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of chemical, by use of insecticide and pesticide, और ये सब बहुत जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइंस को ही आपको समझाती हूँ, बाकी मैंने पूरी चीजों को समझा दिया है। ठीक है, यही सब पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? That is, in agriculture there is a method of controlling pests that rely on natural predation. ठीक है, rather than introducing chemical. A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. Biodiversity जो है पूरी मतलब जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वो ह्यूमन हेल्थ को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, और हमने देखा है सारी चीजें हमें बायोडाइवर्सिटी से ही मिल रही हैं। ओके, मोर वेराइटी इन लैंडस्केप, किसी एरिया में जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वो उतनी ही स्थिर होगी। The organic farmer therefore work to create a system where the insect that are sometimes called pest are not eradicated. उनको पूरा खत्म नहीं करना है, but instead are kept at manageable level by a complex system of check and balance within a living and vibrant ecosystem. ठीक है, तो जो हमारे लिए पेस्ट का काम कर रहा है उसकी संख्या को बढ़ने नहीं देना है, बल्कि उसके नेचुरल प्रेडेटर को काम पे लगा करके उसकी संख्या को सीमित मात्रा में बना करके रखना। कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस जो है केमिकल मेथड, केमिकल यूज करती है। तो देखो, इंसेक्टिसाइड यूज करेंगे तो हमारा पेस्ट तो खत्म होगा, उसके अलावा और भी वहां इकोसिस्टम में जो भी पेस्ट होंगे वो भी खत्म हो जाएगा। फिर तो वो ऐसा नहीं होगा ना, कोई भी इंसेक्टिसाइड जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन बायो कंट्रोल एजेंट में कई सारे बायो कंट्रोल एजेंट ऐसे हैं कि जो स्पीशीज स्पेसिफिक हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हम एनपीवी और बैक्यूलो वायरस की बात करेंगे। ठीक है, तो जब केमिकल्स यूज करते हो तो नॉन लिविंग है, उसमें एक केमिकल है वो इंसेक्ट के सपोज रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर रहा है, तो जितने भी इंसेक्ट होंगे वहां सबको खत्म करेगा। लेकिन बायो कंट्रोल एजेंट यूज करोगे तो वो स्पेसिफिक स्पीशीज को ही खत्म करेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब इस लाइन को जरूर समझना, organic farming is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the web of interaction between number of organisms that constitute the field fauna and flora. आप यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हो ना, तो जिस एरिया में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हो तो आपको पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि वहां कौन कौन से प्लांट्स हैं और कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स एरिया में रहते हैं, कौन कौन से माइक्रोब्स वहां पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने गेहूं की क्रॉप लगाई और उस पे एक सपोज एफिड ने अटैक कर दिया, पेस्ट ने अटैक कर दिया, तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि इस पेस्ट का प्रेडेटर कौन है या इस पेस्ट का पैरासाइट कौन है, तब तो आप लगाओगे। नहीं कि आपने सोच लिया बस मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, गए, हमें यूज नहीं करना कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, हमें कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करना, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको सबसे पहले, आप सपोज गेहूं की क्रॉप लगा रहे हो तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि गेहूं पर कौन कौन से पेस्ट अटैक कर सकते हैं और गेहूं पर कौन कौन से पैथोजन अटैक कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फंजाई, कौन कौन से बैक्टीरियाज, कौन कौन से कीड़े इस पर अटैक कर सकते हैं। फिर आपको चेक करना होगा कि ये यहाँ है, और यदि है नहीं है, कुछ नहीं, कौन सा पेस्ट है और उसका प्रेडेटर कौन है, तब जाकर के आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। आप सोचो कि नहीं मेरे को तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं करना, बट मैं इस एरिया का नॉलेज नहीं रखूंगी तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया जा सकता, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, तो हमें पूरा वहां उस एरिया का पूरे इकोसिस्टम को स्टडी करना पड़ता है कि यदि ये वाला पेस्ट अटैक करेगा तो इसके प्रिडेशन के लिए कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट यूज करना है। ठीक है, The organic farmer hold the view that the eradication of the creatures that are often described as pest is not only possible, पूरे कीड़े, मतलब आप कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज भी कर रहे हो, आप सोच रहे हो जैसे हमने इंटेंशनली स्मॉल पॉक्स वायरस को खत्म किया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू, कई सालों में वो खत्म हुआ। ठीक है, या पोलियो वायरस की बात करें, तो आप जब यहां फार्मिंग की बात कर रहे हो तो यदि आप केमिकल पेस्टिसाइड यूज करते हो तो आप दैट पर्टिकुलर एरिया के ही पेस्ट को खत्म कर पाओगे ना, वर्ल्ड से तो पूरा की पूरा उस पेस्ट को रिमूव नहीं कर सकते। तो दैट इज पेस्ट या पैथोजन को कंप्लीटली रिमूव करना इम्पॉसिबल है।
ठीक है, is not only possible but also undesirable, for without them the beneficiary, predator and parasitic insect which depend upon them as food or host would not be able to survive. तो वही मैंने बोला कि यदि C1 कंज्यूमर 1 जो कि हमारी गेहूं का पेस्ट है, कीड़ा है, यदि हम उसको केमिकल पेस्टिसाइड से खत्म कर देते हैं तो उस एरिया के इकोसिस्टम में जो कंज्यूमर 2 है, टॉप कंज्यूमर है, या इनके जो पैरासाइट है, जो हो सकता है वो हमारे लिए या वहाँ की जितनी भी लाइफ है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो सब सफ़र करेंगे. ओके, thus the use of biocontrol measure will greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticide. ठीक है. हाँ, an important part of the biological farming approach fine details various life form that उस एरिया में कौन कौन से लाइफ फॉर्म है, predator as well as pest and also their life cycle. ठीक है, कि मतलब जो भी प्रीडेटर है उसकी लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी उसकी लाइफ साइकिल में कहाँ की किस उस, जैसे मान लो एक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल है. ठीक है, ये जो है जाइगोट से ये एम्ब्रियो बना, लार्वा 1 बन रहा है, लार्वा 2 बन रहा है. ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए लार्वा 1 के प्रीडेटर या पैथोजन कौन है, इसके प्रीडेटर या पैरासाइट कौन है. तो हमारे एरिया में चलो इसका नहीं मिल रहा है लेकिन इसका प्रीडेटर या इसका पैथोजन मिल रहा है, तो इसको काम पे लगा देंगे, ये यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा, यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा. हाँ ठीक है, थोड़े बहुत बचे रहेंगे, बाकी हमारी क्रॉप सेफ रह जाएगी. ठीक है, ये चीज़ है. तो पूरा उस एरिया का पूरा नॉलेज होना, बायोडाइवर्सिटी का नॉलेज होना जरूरी हो जाता है. अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अब जैसे सिंपल है, कुछ हम बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में पढ़ेंगे. हालांकि हम इनको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई पढ़ेंगे, तो वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो बड़े बड़े बायो कंट्रोल एजेंट हैं. ठीक है, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म को भी एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आपको मालूम है दैट इज लेडी बर्ड. लेडी बर्ड जो होती है दैट इज वो एक कीड़ा होता है. ठीक है, जिसमें रेड एंड ब्लैक, रेड और इस तरीके से ब्लैक स्पॉट होता है. ठीक है, देखती हूँ अभी यहाँ आगे इमेज है कि नहीं है. तो इस तरीके से एक कीड़ा होता है, ये उसमें रेड एंड ब्लैक स्पॉट होते हैं. ये किसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, दैट इज एफिड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है. और इसके अलावा ड्रैगन फ्लाई जिसको हम बारिश के सीजन में के पहले आप हेलीकॉप्टर उड़ता देखते हो ना, हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई को. तो ये जो है ये मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है. ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं बेसिलस थुरिंजियंसिस. बेसिलस या कहाँ पढ़ा है हमने बायोटेक्नोलॉजी में, थुरिजियंसिस. ठीक है, जियंसिस. ओके, बेसिलस थुरिजियंसिस. तो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या होता है, अपने लाइफ साइकिल के एक कैरेक्टरिस्टिक स्टेज, दैट इज जब वो स्पोर फॉर्म करता है तो वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि एंडोटॉक्सिन होता है, जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में होता है. क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इसे क्राई प्रोटीन हमने बीटी टॉक्सिन को क्राई प्रोटीन बोला है ना. क्राई इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो क्रिस्टल नेचर का होता है. ठीक है, तो बेसिलस थुरिंजियंसिस अपने स्पोर फॉर्मिंग स्टेज के समय में एक एंडोटॉक्सिन दैट इज क्राई प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, जो कि डेल्टा टॉक्सिन है, दैट इज हीट स्टेबल होता है. और इसके अलावा क्या होता है, ये एक क्वालिटी और है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, एंडोटॉक्सिन है और डेल्टा टॉक्सिन है. डेल्टा टॉक्सिन दैट इज हीट रेजिस्टेंट हो गया, एंडोटॉक्सिन यानी अंदर ही, मतलब जब वो बैक्टीरियल सेल खत्म हो जाएगी तब ये टॉक्सिन रिलीज होगा, एंडोटॉक्सिन का मतलब. ठीक है, तो मतलब एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन पढ़ते हैं ना. तो एंडोटॉक्सिन जो है ये जैसे बैक्टीरियल सेल में है, ये बैक्टीरियल सेल खत्म होगी ना तो ये टॉक्सिन रिलीज होगा. और एक्सोटॉक्सिन है तो एक लिविंग बैक्टीरियल सेल जो है या लिविंग पैथोजन जो है वो टॉक्सिन को बाहर रिलीज कर देता है. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने ये भी चीज पढ़ी थी. ठीक है, तो ये हुआ. तो दैट इज हम देख रहे हैं लेडी. हाँ, तो बेसिलस थुरिंजियंसिस अपनी स्पोर फॉर्मिंग स्टेज में एक एंडोटॉक्सिन जो कि क्रिस्टल नेचर का होता है, दैट इज वाई क्राई प्रोटीन, और इसके अलावा डेल्टा टॉक्सिन है वो प्रोड्यूस करता है. तो क्या होता है, बेसिलस थुरिंजियंसिस के शेशे मिलते हैं, जैसे इनो के शेशे मिलते हैं ना, उसी तरीके से इसके भी छोटे छोटे पैकेट्स मिलते हैं. उसको क्या किया जाता है, पानी में घोला जाता है. इन बैक्टीरिया के स्पोर्स को पानी में घोला जाता है, और जैसे ब्रेसिका, मतलब जहाँ पे भी इस कोई कीड़ों का इन्फेक्शन होना है उसमें, जैसे ब्रेसिका वगैरह हुआ, उसमें इसको स्प्रे कर दिया जाएगा. अब जैसे ये राई का पौधा है, इसमें हमने स्प्रे किया हुआ है क्या, दैट इज हमने इसमें स्प्रे कर दिया था बेसिलस थुरिंजियंसिस
का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, ये स्पोर्स है। अब इंसेक्ट का लार्वा इस पर, वो कैटरपिलर जो होता है ना, इल्ली, ठीक है, सिंपल है, इंसेक्ट ने एग ले किया होगा, यहाँ पे एग ले किया, एग से ये कैटरपिलर दैट इज इल्ली निकला। इस इल्ली ने इस पत्ती को खाया, इस पत्ती को खाया, पत्ती के ऊपर क्या था, स्पोर था, वो उसके पेट में पहुंच गया, इंटेस्टाइन में पहुंच गया, ठीक है। और वहां पर मिडगट एपिथेलियम की सेल को, ये साइटोलाइटिक भी होता है, ये जो टॉक्सिन है, क्रायोप्रोटीन जो है साइटोलाइटिक होता है। तो जैसे ये कैटरपिलर की मिडगट है, उसकी एपिथेलियम है, तो इन एपिथेलियम सेल को में लाइसिस यानी गलन, मतलब उसको खत्म कर देगा, और जिसके कारण आप देख रहे हो कि मिड गट में इस तरीके से पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जिसके कारण ये कैटरपिलर मर जाएगा। कैटरपिलर मर गया, खत्म किस्सा, ठीक है। तो आपने कोई इंसेक्टिसाइड यूज नहीं किया इसको खत्म करने के लिए, आपने सिर्फ बेसिलस थुरिंजिएंसिस के स्पोर को पानी में घोला और वो उसको स्प्रे कर दिया, क्योंकि ये कैटरपिलर की मिड गट में, मतलब गट में एल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है, अदरवाइज ये प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में है, प्रोटोटॉक्सिन दैट इज इनएक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में है। जब इसको एल्कलाइन पीएच मिल जाता है तो ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और एपिथेलियल सेल को, मिडगट की एपिथेलियल सेल में साइटोलिटिक इफेक्ट देता है, उनको खत्म कर देता है, जिसके कारण गट में या उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और जो कैटरपिलर है वो मर जाता है, ठीक है। ये चीज है। इसके बाद हम देखते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा सॉइल फंजाई है कि जो कि ड्यूटेरोमाइसिटिस का फंजाई है, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटिस में हमने ट्राइकोडर्मा पढ़ा है, और कॉलिटोट्राइकम फाल्केटम जो कि रेड रॉट ऑफ शुगर कैन डिजीज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा जो कि ड्यूटेरोमाइसिटिस फंजाई है, वो सॉइल में रहता है और ये स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है, जबकि बेसिलस थुरिंजिएंसिस की कई सारी स्ट्रेन मिलती हैं, वो स्पीशीज स्पेसिफिक होती हैं। ये बात हमने बायोटेक्नोलॉजी में भी की हुई है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है, वो सेवरल प्लांट पैथोजेंस के अगेंस्ट, जो रूट को इन्फेक्ट करते हैं, उनको की किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से हमने क्या ऑब्टेन किया हुआ है, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करता है। और क्या पढ़ाता है उसका मोड ऑफ एक्शन, कि ये IL-2 के, साइक्लोस्पोरिन ए जो है IL-2 एक साइटोकाइनिन है, IL-2 के ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करता है, और IL-2 का बनना नहीं होगा तो हम देखेंगे टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन रेगुलेट नहीं होगा, टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, दैट इज सबसे पहले लेडी बर्ड एफिड को कंट्रोल करता है, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को कंट्रोल करता है, बेसिलस थुरिंजिएंसिस की कहानी पढ़ी, ट्राइकोडर्मा सॉइल इनहिबिटिंग फंजाई है जो कि ड्यूटेरोमाइसिटिस फंजाई है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हम देखते हैं, दैट इज ये देख लिया फंगस ट्राइकोडर्मा, ठीक है। हाँ, ये क्लियर लिखा हुआ है सेवरल प्लांट पैथोजन, तो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है, ओके। देन बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस जो होता है ये एनपीवी, जीनस एनपीवी में आता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बैक्यूलोवायरस नाम से क्लियर है, वायरस है जो किस जीनस में आता है, बैक्यूलोवायरस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस में, और ये आर्बोवायरस है। आर्बोवायरस ये यानी ऑर्थ्रोपोड पर अटैक करता है, ठीक है। तो वायरल पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थ्रोपोड, ओके, यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, और ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, यानी सपोज एक पर्टिकुलर बैक्यूलोवायरस है, एक पर्टिकुलर बैक्यूलोवायरस है, वो पर्टिकुलर इंसेक्ट्स पर ही अटैक करेगा। यहाँ कई सारे इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, और ये बैक्यूलोवायरस जो कि जीनस एनपीवी न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस में आता है, वो यदि बी को पर अटैक करता है तो वहां पर भले ही यहाँ पर ए के 100 इंसेक्ट हैं, सी के 200 इंसेक्ट हैं, डी के 50 इंसेक्ट हैं, और इसके सिर्फ 30 इंसेक्ट हैं, लेकिन ये बैक्यूलोवायरस सिर्फ खत्म किसको करेगा, बी को, उस पर्टिकुलर, दैट मीन्स ये स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। Okay, they have been shown to have no negative impact on plant, mammal, bird, fish, even on non-targeted insect. ठीक है, तो सिर्फ हार्म किसको कर रहा है, वो जिसका होस्ट, उसका जो होस्ट है, ठीक है। तो स्पीशीज स्पेसिफिक है, नैरो स्पेक्ट्रम है, जबकि ट्राइकोडर्मा जो है कई सेवरल प्लांट पैथोजन पर अटैक करता है, को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक है और नैरो स्पेक्ट्रम है, तो इसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, या ऐसी जगह में हम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस दैट इज बैक्यूलोवायरस को यूज कर सकते हैं जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है यानी
जैसे सिंपल सा अभी हम बायोडाइवर्सिटी में देखेंगे, ठीक है, कुछ एंडेमिक स्पीशीज है वहां पर, ठीक है, और यदि वहां आप खेती कर रहे हो, आपने केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर लिया तो कई सारे इंसेक्ट्स मर जाएंगे, वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। उस केस में हमें बायो कंट्रोल एजेंट ही यूज करना होता है, क्योंकि वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है, दूसरों को जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओके, सो ये जो है दैट इज, इसमें हमने क्या क्या देखा, दैट इज हमने देखा कि जो लेडी बर्ड है वो एफिड को कंट्रोल करता है, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को, ट्राइकोडर्मा जो है सेवरल प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करेगा, ठीक है, रूट प्लांट रूट पैथोजन को कंट्रोल करेगा, एंड एनपीवी जो है जीनस है, और बैक्यूलोवायरस जो है वो आर्बोवायरस है, जो कि ऑर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स वगैरह पर अटैक करता है, स्पीशीज स्पेसिफिक है और नैरो स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर तो सिंपल सा आपको मालूम है, दैट इज यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वो सॉइल से होते वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेंगे। हमने अपनी किसी क्रॉप पर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया, चाहे नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर, चाहे पोटेशियम, चाहे फास्फोरस, किसी के भी फर्टिलाइजर यूज किया, वो प्लांट से सॉइल में पहुंचेंगे, सॉइल से कहाँ जाएंगे, दैट इज वो अल्टीमेटली एक्वेटिक बॉडीज, दैट इज रिवर, लेक, कहीं पे पहुंचते हैं, और रिवर और लेक में पहुंचकर वो यूट्राफिकेशन की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। यूट्राफिकेशन का मतलब क्या होता है, वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट, मतलब बहुत ज्यादा अधिक अमाउंट में न्यूट्रिएंट का हो जाना। तो कोई भी इकोसिस्टम में एक डेफिनेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। अब जब यूट्राफिकेशन होगा, दैट इज वाटर बॉडीज का न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होगा, तो हम देखेंगे वो न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए हैं, तो बैक्टीरियाज वगैरह की एक्सेसिव ग्रोथ, दैट इज वाटर ब्लूमिंग, दैट इज एल्गल ब्लूमिंग जिसको हम कहते हैं, वो देखने को मिलेगी। और एल्गल ब्लूमिंग हो चाहे वाटर ब्लूमिंग हो, अल्टीमेटली वो उस एक्वेटिक बॉडी की, आइदर इट इज रिवर और लेक, उसकी क्या बीओडी को हाई कर देती है, ठीक है। सो हम क्या देखते हैं, यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, दैट इज अल्टीमेटली पॉल्यूशन ही क्रिएट करेगा। ये वाटर बॉडी को न्यूट्रिएंट इनरिच करेगा, दैट इज यूट्रोफिकेशन करेगा, जिसके कारण वहां एक्सेसिव ग्रोथ बैक्टीरिया की फिर देखने को मिलेंगी, और अल्टीमेटली वो वाटर ब्लूमिंग, दैट इज एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ, एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ में भी दैट इज मेनली साइनोबैक्टीरिया की एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू हाई बीओडी वाटर, ठीक है, हाई बीओडी क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर सिंपल सा है, हम कुछ बायो फर्टिलाइजर को देखेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर में आप देखोगे फार्म यार्ड बायो फर्टिलाइजर होंगे, जैसे गौशाला वगैरह है, वहां से जो भी गोबर निकल रहा है, या जैसे जो कैटल्स की यूरिन वगैरह है, और जो भी वहां का प्रोडक्ट है वो जो है फार्म यार्ड मैन्योर बनाता है, जो खेतों को दिया जाता है, और वो उससे प्रोडक्ट सॉइल की फर्टिलिटी इन्हांस होती है। बायो फर्टिलाइजर का मतलब ही ये है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, सॉइल की, या क्या बोलते हैं सॉइल को, दैट इज भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, दैट इज बायो फर्टिलाइजर हुआ। तो एक हम देख रहे हैं, दैट इज फार्म यार्ड मैन्योर हुआ, ठीक है। दूसरा हम कंपोस्ट देखते हैं। कंपोस्ट जैसे खेत में या हमारे गार्डन में जो भी पत्तियां वत्तियां गिरती हैं, उनको डिग्रेड करके, उनको डिकम्पोज करवा करके हम कंपोस्ट बनाते हैं। और ग्रीन मैन्योर के रूप में हम देखते हैं, ग्रीन मैन्योर के रूप में हम अभी कई सारे देखेंगे, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में राइजोबियम है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है, जो प्लांट्स में हम देख रहे हैं, कई सारे अभी देखेंगे, कई सारे नाम पढ़ेंगे बैक्टीरिया या बैक्टीरियाज वगैरह का, वो किस तरीके से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। विथ अवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द ever increasing demand of agriculture produce has contributed significantly to this pollution. Population बढ़ी, फूड की डिमांड बढ़ी, तो हमने उसको जो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था, तो उसमें हमने यही केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया, साथ में हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को यूज़ करके हमने फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया था। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, दैट इज़ ये पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ।
Of course, we have realized that there are problems associated with overuse of chemical fertilizer, and there is a large pressure to switch to organic farming, that is the use of biofertilizer and biocontrol agent. Biofertilizer are organisms that enrich the nutrient quality of soil या soil fertility को enhance करते हैं. The main source of biofertilizer are bacteria, fungi and cyanobacteria. तो अब यहाँ पर हम सिंपल सा पहले हम पहले हम बैक्टीरियाज का देख लेते हैं. अब बैक्टीरियाज में देखते हैं तो जो अभी हमारा टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो हम सबसे पहले लेते हैं दैट इज हम यहाँ पर देखते हैं एजिटोबैक्टर, ठीक है, एजोस्पिरिलम, इसको लिख लेना बेटा, इसको विद इन सिलेबस मतलब ले करके चलो इसको, और बेजरिंकिया, ठीक है. ये फ्री लिविंग एंटोफिक्सर है, ये किसी के साथ सिम्बोसिस में नहीं है, ठीक है. इसके अलावा रोडोस फ्री लिविंग एरोबिक, फ्री लिविंग भी है और साथ में एरोबिक एंटोफिक्सर है ये, ठीक है. देन रोडो स्पिरिलम जो है ये फ्री लिविंग तो है बट एनारोबिक एंटोफिक्सर है, ठीक है. इसके अलावा राइजोबियम जो है, जो कि रॉड शेप होता है, जो राइजोबियम जो कि बेसिकली सॉइल में फ्री लिविंग है, ठीक है, लेकिन ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है. इसके अलावा फ्रैंकिया ये भी फ्री सॉइल में फ्री लिविंग है, लेकिन नॉन लेग्यूमिनस जैसे कि एल्नस जैसे पौधों की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एंटोफिक्सेशन करता है. तो एंटोफिक्सेशन में एक तो ये हुए, ठीक है. इसके अलावा साइनोबैक्टीरियाज को लेते हैं. तो साइनोबैक्टीरिया में आप स्पेशली राइस फील्ड देखो, धान के खेत देखो, राइस फील्ड देखो, तो वहां पर आप देखते हो वाटर फर्न लगाया जाता है, ठीक है. राइस की कभी भी आपने धान की खेती देखी होगी तो आपने देखा होगा कि खेत में खूब पानी भर दिया जाता है, वहां वाटर फर्न दैट इज एजोला उगता है, ठीक है. एजोला जो है छोटा छोटा प्लांट होता है, उसकी बाइलोब्ड इस तरीके से लीफ होती है, और एजोला वाटर फर्न है दैट इज टेरिडोफाइट है, और इसकी लीफ में कैविटीज होती हैं जहां पर हम देखते हैं एनाबिना जो कि साइनोबैक्टीरिया है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है और एंटोफिक्सेशन करता है. इसके अलावा सिंपल है नॉस्टॉक, ऑसिलिटोरिया और कई सारे जो हैं, ठीक है. एनाबिना हमने देखा एजोला दैट इज वाटर फर्न के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एंटोफिक्स कर रहा है. अब जैसे ये धान का खेत है, यहाँ खूब सारे एजोला भी लगे और धान के पौधे भी लगे. ये एजोला का प्लांट डिग्रेड होगा तो इसमें जो नाइट्रोजन जो एनाबिना ने फिक्स की वो किसको मिल जाएगी, राइस प्लांट को मिल जाएगी, ठीक है. राइजोबियम का देखो तो 1 हेक्टर में वो 100 से 500 किलो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, ठीक है. तो ट्रिमेंडसली ये प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं. 35% तक की प्रोडक्टिविटी इन्हांस कर देते हैं ये बायोफर्टिलाइजर, ठीक है. सो इसको जस्ट मैं एक बार और रिकॉल में करा रही हूँ. दैट इज एजिटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम एंड बेजरिंकिया फ्री लिविंग एरोबिक एंटोफिक्सर है. रोडोस्पिरिलम फ्री लिविंग एनारोबिक एंटोफिक्सर है. राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एंटोफिक्स करता है, लेकिन जब ये लेग्यूमिनस की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं होता तो ये ये जो है फ्री लिविंग बैक्टीरिया के रूप में होता है, और ये जो है बेसिलस बैक्टीरिया है. फ्रैंकिया जो है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि एल्नस की रूट में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है. वाटर फर्न के जो कि एजोला है उसकी लीफ में एनाबिना सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है, और इस वाटर फर्न को हम राइस फील्ड में ग्रो कराते हैं जिससे कि राइस की प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है. तो एक तो ये हमने देखा, ठीक है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का केस देखा, ये लिखा सब हमने देख लिया ये. हाँ, अब इसके बाद हम माइकोराइजा पढ़ते हैं. तो माइकोराइजा क्या है, हायर प्लांट की रूट दैट इज जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट की रूट का फंजाई के साथ एसोसिएशन, ठीक है. तो ये जैसे रूट है, ठीक है, हायर प्लांट की रूट है, और इसके चारों ओर हम देखेंगे दैट इज कौन ग्रो करेगा. ये जो नीला नीला मैं बना रही हूँ ये है फंजाई की हाइफी दैट इज माइसोसीलियम जो है इनको रूट को कंप्लीटली एनसर्कल कर लेता है. जिनमें एक्टोमाइकोराइजा प्रेजेंट होता है, जिन हायर प्लांट्स में
जो हायर प्लांट्स माइकोराइजा फॉर्म कराते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं फंजाई के साथ, उनमें रूट हेयर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रूट हेयर का काम जो है ये इनका माइसीलियम कर देता है। ये माइसीलियम स्पेशली फॉस्फोरस न्यूट्रिशन को इन्हांस करता है। ये माइसीलियम है, दैट इज फंजाई है। तो यहाँ जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सॉल्युबलाइज करा करके खुद एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली प्लांट्स को दे देता है, और रूट बॉन्ड पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो माइकोराइजा बोलते हैं। तो माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई। इसमें हम दो टाइप का माइकोराइजा देखेंगे, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा में मेन जो माइसीलियम है, जैसे इतना सारा माइसीलियम है तो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो रूट के बाहर ही एक मेंटल बनाएगा, एक कवरिंग बनाएगा। ये रूट है तो इसके चारों ओर वो मतलब खूब सारा है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम पार्ट जो है बाहर ही प्रेजेंट होगा और रूट के चारों ओर एक मेंटल दैट इज कवरिंग को बनाएगा। कुछ माइसीलियम जो है, ये जैसे रूट की एनाटॉमी जो हमने एनाटॉमी पढ़ा है, यहाँ पे कॉर्टिकल सेल है, तो ये कॉर्टिकल सेल है, ठीक है। तो कुछ माइसीलियम जो है इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, इनके बीच बीच में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन किसी भी सेल के अंदर नहीं जाएगा, दैट इज इंट्रासेलुलर नहीं होगा। जबकि एंडोमाइकोराइजा में देखते हैं जो खूब सारा माइसीलियम है ना, उसका मोस्ट थोड़ा सा तो बाहर है, थोड़ा सा तो है रूट के बाहर, लेकिन मोस्टली जो है वो इंटरसेलुलर होगा और कुछ उसमें इंट्रासेलुलर भी होगा, ठीक है। एक्टोमाइकोराइजा में माइसीलियम मेनली बाहर होता है, अंदर भी होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में। एंडोमाइकोराइजा में बहुत सारा जो माइसीलियम है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है इंटरसेलुलर फॉर्म में होता है, और उसमें से कुछ इंट्रासेलुलर भी होता है, और थोड़ा सा ही जो है रूट के बाहर प्रेजेंट होता है। इसी में ही एंडोमाइकोराइजा, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द माइसीलियम इंटरसेलुलर है, उसके केस में हम देखते हैं, इस एंडोमाइकोराइजा के केस में हम देखते हैं एक वैम्प को पढ़ते हैं, वेसिकुलर आर्बसिकुलर माइकोराइजा, वेसिकुलर आर्बसिकुलर माइकोराइजा। तो इसके केस में क्या होता है, ये जैसे रूट की कॉर्टिकल सेल है, तो ये वेसिकल जो है रूट के अंदर इंट्रासेलुलर होकर के इस तरीके से थिक वॉल्ड वेसिकल बनाती हैं, और ये थिक वॉल्ड जो है इसमें फंजाई अपना रिजर्व फूड मटेरियल दैट इज ग्लाइकोजन और फैट वगैरह को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और जो आर्बस्कुलर है, तो आर्बस्कुलर जो है वो क्या करता है, ये जैसे रूट की कॉर्टिकल सेल है तो इसके अंदर डाइकोटमस ब्रांचिंग मैंने आपको टियोटा में समझाई थी, दैट इज जब कभी भी एक ब्रांचिंग हो रही है ना, अब फिर ये ब्रांच करेगा तो इससे भी दो ब्रांच निकलेगी, इससे भी दो ब्रांच निकलेगी, इससे भी दो ब्रांच निकलेगी। तो इस तरीके से डाइकोटमस ब्रांचिंग भी प्रोड्यूस करता है माइसीलियम, तो उसको हम आर्बस्कुलर बोलते हैं, ठीक है। ये रूट कॉर्टिकल सेल है, इसके अंदर माइसीलियम गया तो ये यहां जाकर के ऐसी ब्रांचिंग इंट्रासेलुलरली ये इस तरीके की ब्रांचिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो वेसिकल में भी फूड स्टोर है, और ये इस तरीके से आर्बसिकुलर जो है उस तरीके से इंट्रासेलुलरली डाइकोटमस ब्रांचिंग को शो करता है, ठीक है। वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, मैनी मेंबर ऑफ द जीनस, फंजाई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट, ठीक है। मैनी मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा, ठीक है। ये फंजाई है जो कि माइकोराइजल एसोसिएशन में होता है। अब ये माइकोराइजा जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये स्पेशली फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट को एनहांस कर देते हैं, सॉइल में जो फॉस्फोरस है उसको एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड कराते हैं प्लांट को, ठीक है। तो फॉस्फोरस मतलब सभी न्यूट्रिएंट को पहुंचाते हैं, लेकिन फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट्स को स्पेशली। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट ऑल्सो, रेजिस्टेंट टू रूट बॉन्ड पैथोजन, ठीक है। माइकोराइजा जो मतलब रूट के चारों ओर जो माइसीलियम है वो सॉइल में प्रेजेंट रूट पैथोजन को इस प्लांट की रूट में अटैक नहीं करने देता है। टॉलरेट टू सैलिनिटी एंड ड्राउट, ठीक है, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। अब साइनोबैक्टीरिया का तो हमने पढ़ लिया है। साइनोबैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक ऑक्सीजेनिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट, many of which fix atmospheric nitrogen, example Anabaena, Nostoc, oscillatoria, ठीक है। इन पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर, जो हमने वाटर फंड दैट इज एजोला, जिसकी लीफ में एनाबीना सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एडेड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, ठीक है। हमारी कंट्री में कई सारे बायो फर्टिलाइजर जो है कमर्शियली मार्केट में शस्य के रूप में अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। और फार्मर यूज दिस रेगुलरली इन देयर फील्ड टू रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट एंड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर,
ठीक है। तो सिंपल सा एक चीज याद रखो, जब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसके बाद जो है सॉइल की जो नेचुरल, क्योंकि देखो केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो हम सॉइल के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जबकि बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड जो है सॉइल के इकोसिस्टम को मेंटेन करेगा। जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ये मतलब ये जो भी बनाएंगे वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होंगे, तो कहीं से भी किसी भी चीज को हार्म नहीं करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर शुरू में तो डेफिनेटली सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करके प्रोडक्ट, मतलब खेतों में प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर देते हैं, लेकिन बाद में सॉइल को वो लाइफलेस करते जाते हैं। इसलिए अब जो है दैट इज बायो फर्टिलाइजर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ओके, सो ये है, तो ये था हमारा दैट इज टोटल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जो भी एडिशनल पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। कीप रिवाइजिंग, एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है और कई बार पढ़ना है। ठीक है, कई बार ये लगता है ना कि हाँ बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो वो भी करो, वो बिल्कुल मत करना। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे अच्छे से मालूम है दैट इज जो एनसीईआरटी है वो भी अभी थॉरो नहीं हुई होगी। ठीक है, कितना भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि नहीं ये टॉपिक तो बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आता है, बट आपकी ड्यूटी है जब तक आप एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप इन टॉपिक्स को कंटिन्यूअसली रिवीजन में रखोगे, चाहे वो कितना भी इजी क्यों ना हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।